नमस्ते डॉक्टर गोयल। नमस्ते डॉक्टर विक्रम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सुनाइए, आप तो हमेशा की तरह चीयरफुल हैं, बढ़िया हैं। अभी देखिए कि हम लोग कुछ बातों के बारे में एक दूसरे से विचार करना चाह रहे थे। हाँ तो जी। आप पूछिए और हम किसके बारे में बात करें उसके बारे में आप बताइए। आप लीड करिए, मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं एक प्रश्न करता हूँ कि जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में ये है कि जो हमारा माइक्रोबायोटा होता है, हमारा माइक्रोबायोम होता है, इट इज सेड दैट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट एट ऑल एम्फेसाइज्ड इन आवर एमबीबीएस एमडी करिकुलम। हम लोग एमबी करने के बाद भी अज्ञानी ही रह जाते हैं उसके मामले में। और इसका अभी काफी मतलब शोर है, हल्ला गुल्ला है। तो थोड़ा माइक्रोबायोम के बारे में बताइए मुझे कि आपके क्या विचार हैं। चलिए देखिए, मैं तो मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ आपके जैसा। और जी जी। मेडिकल साइंस में माइक्रोबायोम का ये जो विचार है या इसका जो अभ्यास है, ये पिछले करीब 10 एक सालों से शुरू हुआ है या हो रहा है, ऐसा मैं हम्म। पढ़ता हूँ। मैंने स्वयं इसका मेडिकल दृष्टि से कोई उसका अभ्यास किया नहीं है, लेकिन मैं एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ और मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है। तो करेक्ट। माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं और बायोकेमिस्ट्री भी मैंने पढ़ी है एज इट रिलेट्स टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या बायोकेमिकल प्रोसेसेस। मैं वेस्ट मैनेजमेंट में काम करता हूँ। तो हम्म। उसमें फिर देखिए कि वेस्ट डिस्पोजल या वेस्ट ट्रीटमेंट या वेस्ट रिपर्पजिंग, वेस्ट यूटिलाइजेशन, इन सब के लिए अगर आपको रिसाइकलिंग। माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों अगर पता हैं हम्म। तो अच्छा होता है। तो ये इस दृष्टि से हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एज एनवायरमेंटल इंजीनियर्स। तो उसकी हम्म। दृष्टि से मैं इस माइक्रोबायोम की ओर कैसे देखता हूँ, इसको मैं बताने हम्म। का प्रयत्न करूंगा। तो देखिए कि हम देखते हैं कि कोई अगर ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मटेरियल होगा कहीं पे भी, तो उस पर माइक्रोबियल पॉपुलेशन तैयार हो जाएगी अपने आप। ये प्रकृति का नियम है। अगर उस वस्तु में उसका खुद का जीवन या जीव नहीं है तो जैसे कोई वस्तु अगर जीवित है तो उस पर माइक्रोबियल अटैक आसानी से नहीं होता है। हम्म? पर अगर कोई वस्तु जीवित नहीं है या उसका जीवन समाप्त होने को आया है तो फिर उसके ऊपर माइक्रोबियल अटैक हो सकता है। तो जैसे एक फल ले लीजिए आप। फल अगर पेड़ पर है तो जब तक वो पेड़ पर पक नहीं जाता है और पकने के बाद भी कुछ दिन तक उस पर माइक्रोबियल एक्शन नहीं होती है, क्योंकि वो फल जो है वो पेड़ से या वृक्ष से टंगा हुआ है और उसमें जीव है, उसमें अपना एक जीव है। तो प्रकृति में कैसा होता है कि प्रकृति के 4 नियम हैं। हर जीव के 4 नियम हैं। मनुष्य के भी वही 4 नियम हैं, उसके आगे के भी हैं, लेकिन पहले 4 हम समझ लेंगे कि 4 नियमों में है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यानी हर एक जीव अपना अन्न अपने आप बराबर ढूंढ लेता है। और सिद्धांत यह है कि जब तक सृष्टि में अन्न उपलब्ध नहीं होगा तब तक वो जीव उस परिवेश में या उस इकोसिस्टम में पैदा ही नहीं होता। ये सृष्टि का नियम है। यानी आप देखिए कि ईश्वर की कृपा से हमको बच्चे हैं। तो स्त्री का गर्भाशय जब तक इस स्थिति में नहीं आता है कि उसके अंदर पुरुष का बीज अंकुरित हो सके, तब तक जीव निर्माण ही नहीं होता है। और हमारे पहचान के कई लोग हैं ऐसे कि जिनका प्रयत्न है, जिनकी इच्छा है, जिनकी परिस्थिति है, सब कुछ है, लेकिन उनको बच्चे नहीं होते। तो उसमें ऐसा है कि प्रकृति उस परिवेश में बीज अंकुरित होने देना नहीं चाहती है या किसी कारणवश नहीं हो रहा है। तो ये हमें बुरा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा प्रसंग क्यों आया, ऐसी परिस्थिति क्यों आई, ऐसा हमें लगता है। लेकिन
हम अगर उसको थोड़ा दूर से देखें या कई वर्षों के बाद अगर हम देखेंगे या थोड़ा दूर होकर के देखेंगे, अब जैसे देखिए आपके पास कोई आपके पेशेंट्स आते हैं इस तरह का प्रश्न लेकर के, तो आपको उसके बारे में उतना बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उनसे आप दूर हो। लेकिन आपके जीवन में अगर ऐसा प्रश्न आता या फिर आपके कोई जान पहचान वाले हैं या रिश्तेदार हैं जिनके जीवन में ये प्रश्न आया है या आता है, तो आपको बुरा लगेगा, आपके मन पर उसका परिणाम होगा क्योंकि आप उसके करीब हो, आप उसके समीप हो। तो कोई भी समस्या ऐसी जो होती है ना, उसके हम कितने समीप होते हैं, उस से ये तय होता है कि उसका हमारे मन पर कितना परिणाम होता है। तो चलिए हम अन्न के बारे में फिर से आते हैं कि जब तक अन्न किसी परिवेश में उपलब्ध नहीं है, तब तक उस अन्न पर जो जीवित रह सकता है, ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा जो जीव है, वो उस सृष्टि में उत्पन्न ही नहीं होगा। ये सृष्टि का नियम है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ऐसा गीता में लिखा हुआ है 3रे अध्याय में। ठीक है, तो ये अन्न का हो गया। दूसरा हो गया निद्रा यानी रेस्ट। खाना खाने के बाद आदमी को सुस्ती आती है, फिर वो सोता है। ठीक है, तो जैसे शेर भी अपना खाना खाने के बाद, शिकार करने के बाद, खाना खाने के बाद 2-3 दिन मस्त सोते हैं। हम लोग अगर भरपेट खाना खा लेंगे तो खाना खाते खाते ही सो जाएंगे। तो फिर हमको फिर चाय पीना पड़ता है, कॉफी पीनी पड़ती है, कोका कोला पीना पड़ता है, नहीं तो हम ऐसे ही लुढ़क जाएंगे। पर ऐसा हिरण का नहीं होता है, किसी भी शाकाहारी प्राणी का ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर हिरण घास खा रहा है और घास खाते खाते उसके पीछे शेर आया, तो वो उसी स्पीड में दौड़ेगा जो खाली पेट दौड़ सकता है। तो मनुष्य प्राणी जो है वो है शाकाहारी, क्योंकि उसकी शरीर की जो रचना है उसमें शाकाहारी अगर होगा आदमी तो अच्छा होगा। ये प्रकृति का नियम है। मांसाहार भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मांसाहार नहीं कर सकता है और जीवित नहीं रह सकता। रहते हैं, कई लोग रहते हैं और ठीक से भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि ठीक से नहीं रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ये हमने अपने अनुभव से अपने आप में सिद्ध किया, इसलिए हम लोगों को कहते हैं। ठीक है, तो ये आहार के बाद निद्रा हो गया, फिर निद्रा के बाद हो गया भय। भय यानी अंग्रेजी में उसको कहेंगे सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट। यानी अगर मैं रास्ते में चलते जा रहा हूँ और मेरे सामने से मेरे ऊपर अगर ट्रक आ रहा है तो मैं भाग जाऊंगा वहां से। आई एम ट्राइंग टू प्रिजर्व माई सेल्फ। ये जो सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट है, खुद को बचाने की जो एक अपनी एक प्रवृत्ति होती है, ये हर एक जीव में होती है। मनुष्य जीव में भी होती है और मच्छर में भी होती है। ये प्रवृत्ति एक ही है। ठीक है ना। अगर मैंने किसी मच्छर को मारना चाहा तो मच्छर क्या करेगा? मच्छर तो ऐसा नहीं सोचेगा कि देखिए भाई ये मनुष्य जो है ये ईश्वर की सबसे उत्तम सर्वोत्तम ये क्रिएशन है या उसका एक स्वरूप है, और अगर मनुष्य के हाथ से मुझे अगर मृत्यु आती है तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा या मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण विचार जो है ना, ये मच्छर नहीं करते। मच्छर क्या करता है? वो भाग जाता है। जैसा हम भी भाग जाएंगे, अगर हमारे ऊपर कोई चढ़ाई करके आएगा या लड़ाई करने के लिए आएगा तो हम भाग जाएंगे। अगर हम सक्षम है तो लड़ाई करेंगे, नहीं तो फिर हम भाग जाएंगे। सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट होता है, फाइट और फ्लाइट। या आप तो मेडिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। और चौथा जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन। ये संस्कृत में इसको मैथुन कहते हैं, लेकिन उसी का शायद अपभ्रंश होकर के मल्टीप्लिकेशन हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो हर जीव 1 से 2 होना चाहता है। अगर आप मन से चाहें या ना चाहें, आपका जब जन्म हुआ था या इस शरीर का जब जन्म हुआ था, तब केवल एक एंटिटी थी। वो जो ओरिजिनल एंटिटी थी, जो आपके माँ का जो अंडा था, उसके अंदर पुरुष का मतलब पिताजी का बीज अगर गया तो उसके बाद में जो तैयार हुआ उसको जायगोट बोलेंगे आप मेडिकल साइंस में। तो जायगोट तो एक ही एंटिटी है, राइट। तो उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी बुद्धि है, इतनी क्षमता है कि वो 1 से 2 हो जाए। फिर वो क्या करता है कि अन्न का ग्रहण करता है, फिर 2 से 4 होता है, फिर अन्न का ग्रहण करता है, 4 से 8 होता है। इस तरह से 2, 4, 8, 16, 32 लेकर के ये 40 ट्रिलियन तैयार हो गए हमारे शरीर के अंदर सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स। यानी इंडिविजुअल सेल के रूप में भी जीव जो है या जीवन जो है, इट वांट्स टू एक्सपैंड, लाइफ वांट्स टू एक्सपैंड ऑल द टाइम। सो ये है मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 वस्तुएं जो है ना, ये 4 प्रवृत्तियां जो हैं, ये हर जीव में पाई जाती हैं। ये प्रकृति का नियम है।
ये ऐसा क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं, ये जस्ट है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि आप क्यों और कैसे, ये 2 प्रश्न पूछना बंद कर दो। अगर ये पूछना बंद कर देंगे तो फिर मैंने पूछा कि ये मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है, इसमें से क्यों हटा दो, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, बस हो गया। तो ये इस प्रकार से प्रकृति चलती है। इसको अगर हम ठीक तरह से देखेंगे, इसको समझेंगे, तो फिर हमको पता चलेगा कि हर जीव इसी प्रकार से रहता है। अब देखिए कि ये जो जीव है, जिसको मैं मानता हूँ कि ये मैं हूँ, इस जीव के अंदर 40 ट्रिलियन इंडिविजुअल सेल्स या कोशिकाएं कहेंगे वो हैं, ठीक है? और हर कोशिका के अंदर ये चारों प्रवृत्तियां हैं, हर कोशिका के अंदर। तो इन सब 40 ट्रिलियन पेशियों को लेकर के मैंने अपना ये शरीर इसी तरह से बांध के रखा हुआ है, और ये बंधा हुआ है। मैं नहीं कहूँगा कि बांध के रखा हुआ है, ये बंधा हुआ है, ठीक है? इसको मैं सोचता हूँ कि ये मैं हूँ। अब देखिए कि इस शरीर का जो अन्न है वो क्या है और कैसा होना चाहिए, इस पर हमें अभी तक पूरी तरह से अच्छी से समझ में नहीं आया है। अगर आप देखेंगे मनुष्य प्राणी को छोड़ करके कोई भी प्राणी देख लो आप, उस प्राणी को हमने ये बताना नहीं होता है कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। हम नहीं, किसी को नहीं बताना पड़ता है, हमको सबको पता होता है। लेकिन मनुष्य प्राणी जो है ना, उसको अगर आप देखेंगे तो किसी भी लाइब्रेरी में जाइए या बुक स्टोर में जाइए, तो सबसे बड़ा जो सेक्शन होता है ना, वो डाइट का होता है। हमारे यहाँ पता ही नहीं लोगों को कि डाइट क्या होता है। मेडिकल साइंस में आपने जैसे बताया कि किसी ने बताया नहीं कि डाइट क्या होता है, ठीक है? अगर हमने ये अच्छी तरह से समझ लिया कि इस शरीर के लिए किस प्रकार का डाइट उपयुक्त है, वो कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, किस भावना से खाना है, ये अगर पता चल गया तो फिर क्या होता है कि हम जब अन्न ग्रहण करेंगे तो वो अन्न हमारे शरीर में अच्छी तरह से रूपांतरित होकर के हमारा शरीर उससे अच्छी तरह से बनेगा। तो आयुर्वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि अन्न से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे सप्त धातु तैयार होते हैं। 7 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी दैट मेक आवर बॉडी, ये सारे तैयार होते हैं। तो अगर ये रूपांतर बराबर नहीं हुआ, रूपांतर कैसे होता है? रूपांतर अग्नि से होता है। फायर इज द प्रिंसिपल दैट makes these transformations possible. Fire is basically the power or the energy that makes those biochemical reactions happen. आप अगर देखेंगे कि जो हमारे पृथ्वी पर फंडामेंटल बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इससे क्या होता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैटर। यानी निर्जीव सृष्टि में सूर्य की किरणों से जो फोटोनिक एनर्जी है, किरणों की जो ऊर्जा है, उससे निर्जीव सृष्टि सजीव हो जाती है। ऐसा होता है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है ये सूर्योपासक संस्कृति है। हम सूर्य की आराधना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि पृथ्वी पर जो जीवन चल रहा है, लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सोलर पावर। दैट इज व्हाई वी वर्शिप सोलर पावर और सोलर एनर्जी, और वी कंसिडर द सन एज ए डेटी, क्योंकि उस देवता की कृपा से, उस देवता की शक्ति से जीवन संभव है। तो सबसे पहली जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो हो गई फोटोसिंथेसिस। उसके बाद वाली जो सारी रिएक्शंस होती हैं वो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड के तरफ ले जाने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से चलती है। तो अगर पृथ्वी पे आप कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन आप अगर देखोगे, मैं केमिकल इंजीनियर हूं इसलिए मैं आपको ये इस तरह से समझा सकता हूं, तो उस रिएक्शन के पीछे 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 आप जाइए, ठीक है? The first reaction on this planet is the conversion of carbon dioxide plus water vapor into glucose by photonic energy, by sun's power. That is the first reaction. उससे सूर्य की जो ऊर्जा है वो केमिकल एनर्जी के रूप में रूपांतरित होकर के वो स्टोर हो गई, एंड that chemical energy can be utilized for every other biochemical reaction. ठीक है? तो अगर हम जो अन्न खाते हैं उसकी पूरी तरह से ऊर्जा बना ली, तो उस ऊर्जा से हमारा देह बड़ी अच्छी तरह से चलता है। अगर हमने जितनी हमारी आवश्यकता है उससे अधिक अन्न ग्रहण किया तो क्या होता है
कि हम तो उसमें से जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ले लेंगे, और बाकी जो अन्न बचेगा वो अन्न हमारे पेट में जो जीव जंतु है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन, गट माइक्रोबायोम, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर रहे थे, मैंने इतनी प्रस्तावना देने के बाद में फिर अभी मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है कंज्यूम्ड इन एक्सेस बाय अस, हमारी आवश्यकता से अधिक अन्न अगर हमने खाया तो उस अन्न पर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन, जो जीवाणु हमारे पेट में तैयार होंगे या बढ़ेंगे, वो हमारे शत्रु होंगे, ऐसा हमारा शरीर उनको देख करके समझेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी प्रकार का अन्न खा रहे हैं जो हमने खाना चाहिए था, या हम खा सकते हैं लेकिन हम खा नहीं पाए क्योंकि हमने ज्यादा खा लिया। हमारे शरीर की एक सेट क्षमता होती है, जिससे अधिक अन्न अगर हमने खाया तो हमारा शरीर उसको पचा नहीं सकता, तो उसको उसी तरह से बाहर धकेलने का प्रयत्न करेगा। तो उस ऑर्गेनिक मैटर पे, उस अन्न पे जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन तैयार होगी, वो हमारा शरीर शत्रुत्व की नज़र से देखेगा उसको। फिर क्या होगा कि हमारे शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे इंटेस्टिनल वॉल पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और हम उस माइक्रोबियल पॉपुलेशन से हमेशा लड़ाई करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर एक महाभारत के युद्ध के जैसी स्थिति चल रही है 24 घंटे, क्योंकि हस्तिनापुर की गद्दी यानी सेम ऑर्गेनिक मैटर इज बीइंग कवेटेड, और उस पर जो अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं ये माइक्रोब्स जो है कौरव, और हम जो है पांडव, है ना। तो इन दोनों का युद्ध हमेशा हमारे आंतों में चलता रहता है, ठीक है। ये अगर हमको बंद करना है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एंड इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल और मेनी लाइफस्टाइल डिजीजेज, ये आपका मेडिकल साइंस बोलता है, ठीक है। तो सबसे पहला उसका जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, उसको आयुर्वेद के भाषा में आंव कहते हैं, या आमविष एक तैयार होता है। तो उसका जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसा है कि जैसे हमारे शरीर में कोई अगर वस्तु चली गई जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो हमारा शरीर उसको एक म्यूकस लेयर से उसके ऊपर पूरा कोटिंग कर देता है, और फिर वो वस्तु हमारे शरीर से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो दैट इज ट्रू विथ एवरी सिंगल माइक्रोबियल माइक्रोबियल सेल। if that material is not useful for us, it is going to be get coated by mucus and it will be thrown away, or the body will try to throw it away. अब इसका उदाहरण जो है मैं बताता हूँ कि कोई अगर आपने बीज खा लिया, जैसे भिंडी की बीज खाते हैं ना, भिंडी तो ऐसे भी स्लाइमी रहता है, लेकिन समझ लो एक मूंगफली का एक टुकड़ा अगर आपने पूरा उसको पचाया नहीं, हजम नहीं हुआ, तो वो ऐसा का ऐसा पीछे से निकल जाएगा। तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो बॉडी अपना म्यूकस कोट कर देती है और उसको फेंक देती है। तो आप सोचिए कि अगर हमारे आंतों में अगर माइक्रोबियल पॉपुलेशन है इस तरह की, बहुत सारे हजारों यानी ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, एक हमने एस्टिमेट पढ़ा था, उसमें एस्टिमेट ऐसा लिखा था कि हमारी जो सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स 10 to 40 ट्रिलियन, एंड द माइक्रोबियल सेल्स इज एनीवेयर फ्रॉम 10 to 100 ट्रिलियन। ऑफ कोर्स अगर हम आवश्यकता से अधिक अन्न खाएंगे तो उस ऑर्गेनिक मैटर पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन तैयार तो हो गई। अगर आप अपनी जो सेल्स हैं वो कम हैं और माइक्रोबियल पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे अपने अंदर, तो क्या होगा। हम तो आजकल ये डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, तो डेमोक्रेसी का क्या है सिद्धांत कि 1 पर्सन 1 वोट। आपके जैसे एमडी होंगे, उनका भी एक वोट एक आदमी का, और अगर कोई गंवार जाहिल आदमी होगा, उसका भी एक आदमी का एक वोट। तो इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, पर इस तरह से हम चला रहे हैं क्योंकि दिस इज द लीस्ट ऑफ ऑल इविल्स विच इज ओके। आजकल के दुनिया में इस तरह से हमको चलाना पड़ रहा है और चला रहे हैं इसको, इट्स ओके, दिस इज द लीस्ट ऑफ ऑल इविल्स, क्योंकि हमने इसके पहले कई प्रयोग करके देखे और उसमें देयर वर मेनी करप्शंस। तो करप्शन सिस्टम में नहीं था, करप्शन आदमी के दिमाग में होता है, वो दूसरा विषय, उसको छोड़ देंगे। चलिए, तो ये माइक्रोब्स जो हैं उनकी संख्या अगर हमको कम करनी है, ये डेमोक्रेसी में क्या हो गया कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज बिगर देन आवर पॉपुलेशन, तो हमारी जो सरकार है वो अल्पमत की सरकार हो जाती है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, क्योंकि आवर नंबर ऑफ सेल्स इज लेस देन द नंबर ऑफ माइक्रोबियल सेल्स। ये हो गया, ठीक है। अगर इसको हमको संतुलन में लाना है या हमको अगर मेजोरिटी में आना है तो क्या करना पड़ेगा कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे, उनको भूखा मारो,
यानी क्या हो गया कि जो अन्न हम खाते हैं उसको हमने पूरी तरह से निचोड़ करके अगर उसका सारा रस हमने ग्रहण कर लिया और जो वस्तु बची है उसके बाद उस पर भी तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन होगी तैयार, लेकिन उतनी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम तो आवश्यकता से अधिक खा ही नहीं रहे ना। अच्छा, और जो होगी पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन हमारे लिए हमारे मित्र होंगे। इट विल बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अस, इट विल बी सिम्बायोटिक टुवर्ड्स अस, इट विल बी इन सिंक्रोनी विथ अस, सिंक्रोनाइजेशन होगा हमारा उनका, इन सिंक विथ अस, हमारा उनका अच्छी तरह से जमेगा। यानी क्या हो गया कि ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन अभी नाउ इट्स ए फ्रेंडली माइक्रोबियल पॉपुलेशन टुवर्ड्स अस। तो मैं इसका उदाहरण हमेशा ऐसे देता हूँ, जैसे मैंने महाभारत के बारे में बताया, तो ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन को हमारा जो शरीर है वो अंदर से ये हमारे शत्रु हैं ऐसा नहीं देखता है, तो इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, क्योंकि दे आर नॉट ईटिंग द फूड वी आर सपोज टू ईट। हमने हमारा जो खाना था पूरी तरह से खा के हजम कर लिया, पचा लिया, और जो वस्तु बची है दैट इज द वेस्ट मटेरियल। अब जैसे देखिए, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ एक वो रेडी पर गन्ने का जूस बनाने वाला एक आदमी आता है, तो वो गन्ना इधर से डालता है और वो उसमें से जूस निकालता है, बराबर है। फिर उसको गन्ने को डबल करता है, 4 टाइम्स करता है, 8 टाइम्स करता है, फिर उसको हाथ से निचोड़ता है और फिर उसका जूस निकालता है। वो गन्ने वाले के लिए देखिए कि एक एक बूंद जो है ना वो है पैसा, तो वो तो एक भी पैसा गंवाना नहीं चाहता है, तो उसको सारा उसमें से सारा का सारा जूस उसमें से निचोड़ लेगा, और फिर जो वस्तु बचती है उसको कहते हैं बगास। वो बगास को फेंक देगा तो उसके अंदर चींटियां नहीं आती है, क्योंकि उसमें से सारी शक्कर जो होती है वो निकल गई। इस तरह से अगर हमने हमारे अन्न को पूरी तरह से निचोड़ करके उसका रस ग्रहण कर लिया, तो जो वस्तु बचेगी उसमें ऐसे माइक्रोब्स नहीं आएंगे कि जिनको हमारा शरीर शत्रु करके देखता है, लेकिन ऐसे ही माइक्रोब्स रहेंगे जो हमारे मित्र होंगे, जिनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। आने आ रहे हैं तो आने दो, रहने दो, वो तो अपना अपना खाना खा रहे हैं ना, हमारा खाना नहीं खा रहे वो, हमने तो अपना खाना खा लिया, ऐसा होता है। तो ये जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है दैट इज कॉल्ड ए फ्रेंडली माइक्रोबायोम। और जो आदमी हमेशा इस तरह से कम खाना खाता है, यानी अपनी जितनी भूख होती है ना उससे थोड़ा कम, फिर क्या होता है कि वो सारा अन्न में पचा लेता हूँ, और जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन मेरे गट में होती है वो मेरे लिए फ्रेंडली होती है। तो ये फ्रेंडली माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है ना, इसको मैं वानर सेना कहता हूँ। यानी हम महाभारत से रामायण में आ गए, तो फिर वो क्या करते हैं कि अगर हमने गलती से या जानबूझकर भी कुछ गलत खा लिया, या कुछ अगर पैथोजन अगर खा लिया, क्योंकि हम प्राकृतिक अन्न पे काफ़ी जोर देते हैं, तो उसमें से तो बैक्टीरिया पैथोजेंस वगैरह चले जाएंगे, जाने दो। तो वो पैथोजेंस हमारे इंटेस्टिनल वॉल तक जाते ही नहीं, उसके पहले ये जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है ना वो उसको खत्म कर लेती। तो इसलिए हमारा इन्फ्लेमेशन कभी होता ही नहीं है। यानी क्या हो गया कि हमने हमारा जो लड़ाई का काम था, युद्ध का काम था, वो आउटसोर्स कर दिया हमारी वानर सेना के लिए। तो वानर सेना गई अपने आप, वो लंका जाकर के लंका जला के आ गई, हमको धनुष बाण लेने की आवश्यकता ही नहीं। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको एक्टिवेट करने की हमको कोई आवश्यकता होती नहीं, और जब सचमुच अगर होगी तो करेंगे उसको। तो उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो ऐसे होता है कि हमको अगर कोई बीमारी होती भी है, अब पिछले 3 सालों में मुझे, मैं गिन सकता हूँ कि शायद 2 या 3 बार सर्दी हुई होगी। तो ये सर्दी जुकाम जो होता है ना, पहले 3-4 साल पहले तक अगर एक बार होता तो 7-8 दिन चलता, लेकिन पिछले 3 सालों में जब से मैं ये प्राकृतिक अन्न के ऊपर हमारा प्रयोग चल रहा है, तो 2-3 दिन में ये सर्दी खत्म हो जाती, 2-3 नहीं, 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। एंड देर इज नो ट्रॉमा, ओके, तकलीफ कुछ नहीं होती है, देर इज नो पेन, देर इज नो इन्फ्लेमेशन, थोड़ा बहुत होता है, इरिटेशन जैसा होता है, लेकिन विद इन 24 आवर्स वो खत्म हो जाता है। तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, ये है अनुभव। तो माइक्रोबायोम का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर हम उतना ही अन्न खाएंगे कि जो हमारे लिए पर्याप्त हो, उसको हम अच्छी तरह से निचोड़ें, अच्छी तरह से उसका ग्रहण करें, उसके बाद में जो वस्तु बचेगी उस पर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन तैयार होगी वो हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रोबियल पॉपुलेशन होगी। उसी तरह की माइक्रोबियल पॉपुलेशन हमने हमारे शरीर में रखनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। और इसका जो अनुभव है वो ऐसा है कि हमारी विष्ठा को दुर्गंध नहीं आती है, ये है उसका मैनिफेस्टेशन। अगर आपकी विष्ठा को दुर्गंध है तो आप समझ लीजिए कि आपने अन्न ठीक से पचाया नहीं है। लेकिन अगर इफ देर इज नो ऑफेंसिव odor to your feces, then your digestion is good,
एंड यू आर लिविंग अलॉन्ग विथ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसका और एक थोड़ा मैं एक्सटेंड करूंगा, बहुत लंबा हो गया ये उत्तर, लेकिन एक एक्सटेंशन ये है कि इफ यू ईट ओनली प्लांट बेस्ड, मोस्टली नेचुरल, unprocessed food, then your food requirement is much lower than by eating any other kind of food. So if you eat cooked material, even if you eat vegetarian cooked food, you will end up eating more material for the same energy than if you eat completely natural and raw food. ये तो प्रोसेस इंजीनियरिंग का सिद्धांत है, क्योंकि आप अन्न को अगर आप प्रोसेस कर लोगे तो उसमें से जो ऊर्जा है या उसका जो सत्व है, उसकी जो प्राण शक्ति है, वो कम हो जाएगी। तो आपको तो प्राण शक्ति की या ऊर्जा की या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट तो कंफर्म्ड है, उतनी तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसको अगर आप रॉ या नेचुरल फॉर्म में खाएंगे तो आपको कम मटेरियल में आपका काम हो जाएगा, लेकिन पका हुआ अगर खाएंगे आप तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। यानी क्या हो जाएगा कि आपको, जैसे मैं इसका गणित देता हूँ, चलिए समझ लो मुझे 100 ग्राम ऊर्जा की आवश्यकता है, तो मैं 500 ग्राम अन्न खाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड द नंबर्स। ये 500 ग्राम अगर मैंने किसी तरह से प्रोसेस किया, तो उसमें से समझ लो आधा उसका न्यूट्रिशन या वैल्यू बच गया। तो पहले 100 था तो 50 ही बच गया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट तो 100 की है ना। तो फिर क्या होगा, मेरे को 500 ग्राम अन्न के जगह पे 1000 ग्राम अन्न खाना पड़ेगा, तब जाकर के मेरी 100 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। बराबर है। यानी क्या हुआ कि पहले मैंने 100 एब्जॉर्ब किया और 400 का गोबर बनाया, लेकिन अभी क्या हो गया सेकंड केस में कि मैंने 100 ग्रहण किया और 900 का गोबर बनाया। यानी क्या हो गया कि मेरा शरीर जो है ये एक गोबर मैन्युफैक्चरिंग मशीन बन गया, बड़ा एफिशिएंट। तो अगर हमारे जीवन के अंत में अगर यमराज हमसे पूछेंगे कि आपने जीवन भर क्या किया, तो हम बोलेंगे कि देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से गोबर निर्माण किया। ये है कि हमारे जीवन का लक्ष्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस इंजीनियरिंग के दृष्टि से ना ये इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट इस प्रकृति में कुछ भी नहीं है मनुष्य के अलावा, ठीक है। बाकी सब कुछ एफिशिएंटली चल रहे हैं, लेकिन हम हमारा जो जीवन है उसको इनएफिशिएंटली चला रहे हैं। इसलिए हमें अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की व्याधियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम अपने आप को एफिशिएंट रखें, और उसके लिए ये सब प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेडिसिन, माइक्रोबायोम, ये सब सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको केवल 2 नियम ध्यान में रखने हैं। एक नियम यह है कि मुझे भूख लगी है, ये है हमारा ग्रीन सिग्नल खाने का। दूसरा नियम जो है कि खाना खाते खाते मुझे एक छोटी सी डकार आती है, इसका अर्थ है कि ये रेड सिग्नल है कि मैंने खाना खाना रोकना चाहिए। ये 2 सिग्नल्स का हम अगर पालन करते हैं तो हमारा ट्रैफिक मस्त चलेगा, दुनिया भर का ट्रैफिक मस्त चलेगा और किसी का कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और हम सब हंसी खुशी मौज में रहेंगे। ये हमारा आहार के बारे में सारा का सारा टोटल सिद्धांत है जो मैंने आपको अभी समझाया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें एक थोड़ा अधूरापन लग रहा है। आपने बताइए। 2 सिद्धांत बताया कि जब भूख लगे सच्ची तब खाओ, हाँ। और एक ये जब टकार आ जाए तो बंद कर दो। इसका मतलब आपका काम हो गया। हाँ। अब इसमें कब खाओ और कब बंद करो, ये 2 चीजें हल हो गई हैं। बट क्या खाओ, कितना खाओ, कैसे खाओ, ये 2-3 पॉइंट रह जाते हैं। चलिए अभी इसके बारे में बात करेंगे। पहला तो सिद्धांत अपने को समझ में आ गया। देखिए ये पहला नियम है, अगर हम इस पहले नियम को अच्छी तरह से हमेशा हमारे जीवन में निभाते हैं तो फिर इसके बाद के ये जो प्रश्न है ना, ये हमारे मन में आएंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम ये पहले नियम का पालन ही नहीं कर रहे, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा नियम जो है ना, वो ये प्रश्न ही हमारे मन में नहीं आ रहे। आजकल हमारे खाने का जो तरीका है वो कैसा है, देखिए कि मेरे सामने खाना है, मुझे अच्छा लगता है, मैं खाता हूँ। बस ईट, सी फूड एंड ईट फूड, दैट इज द रूल ऑफ लाइफ। और आजकल क्या हो गया है कि पिछले 50, 60, 70 सालों में आज हमारा जो जीवन है इसको मराठी में हम सुख वस्तु कहते हैं। यानी हमको किसी भी वस्तु के लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही आजकल, अन्न के बारे में कम से कम, ठीक है ना। पहले जैसे 50, 60, 100, 200 साल पहले ऐसा था कि
मुझे मेरे टेबल पर अन्न लाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते थे। आज उतना कष्ट मुझे नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए मैं बड़ा सुखवस्तु हो गया। तो क्या हो गया कि मेरे सामने अन्न पड़ा है, तो मुझे लगता है कि चलो पड़ा है, मैं खा लूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। लेकिन खाना खाने के लिए जो पहला सिद्धांत है हमारा, एक ही नियम, हम उसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। यानी पर्याप्त तथा आवश्यक जो कंडीशन है, उसको कहते हैं मुझे भूख लगी है। अगर मुझे भूख लगी है तभी खाना चाहिए, और भूख नहीं लगी है तो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम। उसके बाद में क्या खाना चाहिए? तो अभी देखिए कि हमारा जो सिस्टम है पूरा, वो किसके लिए बना हुआ है? हम जो हमारा खाना है ना, हमारा जो जबड़ा है, वो ऊपर नीचे भी होता है, ऐसा ऐसा, और साइड में भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये ऐसा जो जबड़ा होता है ना, तो जिनका जबड़ा केवल ऊपर नीचे होता है, वो सारे मांसाहारी प्राणी होते हैं। जैसे ये कुत्ता हो गया, या बिल्ली हो गई, शेर हो गया, चीता हो गया, हाँ? उनके जबड़े ऐसे ऐसे ही, सिर्फ ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, और गाय भैंस, बाकी सारे जो वेजिटेरियन शाकाहारी प्राणी होते हैं, उनके जबड़े साइड में भी घूमते हैं। यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है, पर हमारे यहाँ जैसे दोनों में है ना, तो हम दोनों खा सकते हैं, खा भी सकते हैं और पचा भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो आदमी आज मांस भक्षण कर रहा है या नॉन वेजिटेरियन खा रहा है, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है, आपको अगर पसंद है, आप उसको पचा सकते हो, हजम कर सकते हो, और आप स्वस्थ रह सकते हो, तो रहो। ठीक है, लेकिन नियम वही है कि मुझे जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, और मुझे जब पहली डकार आ जाएगी तब मैं रुक जाऊंगा। आवश्यकता से अधिक अन्न खाना ये पाप है। जितनी शरीर की आवश्यकता है उतना अन्न खाना, आप अगर वेजिटेरियन खाएं, नॉन वेजिटेरियन खाएं, कुछ कुछ भी खाएं, वो पाप नहीं है। अगर आपको वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल है, तो वेजिटेरियन ऑप्शन हमारे लिए अच्छा क्यों है, इसके सौ इन्हें सैकड़ों दर्जनों कारण हैं। Dozens of reasons to be a vegetarian, starting from our health to environmental pollution to environmental resources, energy efficiency, compassion towards animals, आप जो करना है कहना है कह लो। ठीक है, तो इसके अनेक कारण हैं, और वो सारे के सारे कारण अच्छे ही हैं, और आप किसी एक कारण से भी अगर कर लेंगे, अगर शाकाहारी हो जाएंगे, तो ये सारे बीसों के जो कारण हैं वो फुलफिल हो जाएंगे, और आपका उससे जो फायदा होना है वो होने वाला है। It doesn't matter which gate you use to enter a building. Once you are in the building, you are in the building. It doesn't matter which gate you took. ऐसा है। तो शाकाहारी हमने होना चाहिए, इसके लिए ये पहला कारण हो गया। दूसरा ये है कि हमारे मुंह में ही पचन शुरू हो जाता है। यानी आधा पचन तो हमारा इधर ही होता है, जब हम चबाते हैं उसको, तो हमारे सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स से ये डाइजेशन प्रोसेस यहीं चालू होता है। वो जब चालू हो जाता है, तो उसके साथ जब अन्न नीचे जाता है, तो पेट में जाने के बाद उसका पचन और अच्छी तरह से होता है। ठीक है, बाद में अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ से तो पीछे तक जो हमारा टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, वो है हमारे शरीर के मुकाबले में कम से कम 5-6 गुना। यानी अगर हमारी 5-6 फीट की अगर हाइट है, तो हमारा 30-35 फुट का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। तो दिस इज मोर लाइक वेजिटेरियन और प्लांट बेस्ड एनिमल्स। ठीक है, एक सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड। तो हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सोच रहे थे कि एलिमेंट्री कैनाल हमारा जो है, वो जो शाकाहारी प्राणी हैं उनकी तुलना में वैसा बैठता है। जैसे ये शेर चीते और या कुत्ते बिल्ली होते हैं, उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बड़ा छोटा होता है, क्योंकि उनका जो अन्न है वो जल्दी जल्दी निकलना चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो अन्न है वो काफ़ी देर तक रहता है हमारे सिस्टम में। तो हमारे सिस्टम में ऐसा ही अन्न जाना चाहिए कि जो सड़े गले नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप मांस देखेंगे या नॉन वेजिटेरियन फूड, वो जल्दी खराब हो जाता है, इट गेट्स डिग्रेडेड मोर क्विकली। ओके, और डिग्रेड भी क्विकली होता है, और उसको हमको पचाने में भी वक्त ज़्यादा लगता है। तो अगर जो जल्दी सड़ने लगेगी वस्तु, और जो ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में रहेगी, वैसी अगर वस्तु हम खाएंगे, तो हमारे शरीर में सारा कूड़ा करकट जमा हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम प्लांट बेस्ड वस्तुएं खाते हैं,
फल हो गए या सब्जियां हो गई या सीड्स हो गए या स्प्राउट्स हो गए, जिस तरह से हम खाते हैं रॉ वेजिटेरियन फूड, तो वो हमारे शरीर में ऐसी उस तरह से मांस की तरह सड़ता भी नहीं है और ज़्यादा देर रुकता भी नहीं। तो उसको हमारा शरीर जल्दी से उसका प्रोसेसिंग करके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अच्छी तरह से फेंक देता है। इसका आप प्रयोग करके देखो। मुझ पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक आदमी ने इसका प्रयोग करना चाहिए कि आप 7 दिन तक नॉनवेज खाओ ही मत। मैंने ऐसा ही प्रयोग किया था। मैं नॉनवेज खाता था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं खाया है कभी। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि हम नॉनवेज नहीं खा करके देखेंगे क्या होता है। तो 7-8 दिन नहीं खाया, उसके बाद में नॉनवेज खाने की इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि इतना अच्छा लगा वेजिटेरियन फूड पे। तो अभी इसको करीब हो गए 30 साल। तो 30 सालों से वेजिटेरियन है। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्रयोग किया, अभी पिछले 3 सालों से प्रयोग कर रहे हैं कि रॉ वेजिटेरियन, यानी अधिक से अधिक मात्रा में प्राकृतिक अन्न खाया जाए। तो 1 साल तक तो 100% प्राकृतिक ही खाया, पका हुआ अन्न खाया ही नहीं। आजकल थोड़ा बहुत पका हुआ खा लेते हैं, हमारे परिवार का आग्रह होता है या कहीं जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो फ्रेशली पका हुआ अन्न होता है वो खा लेते हैं, सिंपल वाला अन्न, जैसे सब चावल हो गया या फिर खिचड़ी हो गई, उस तरह का अन्न खा लेते हैं। लेकिन 90-95% जो आहार होता है या अन्न होता है वो सारा फल या फिर भिगोए हुए दाने, मतलब मूंगफली के दाने हो गए या बादाम हो गए या अखरोट हो गए, इस तरह का जो प्राकृतिक अन्न है उसी को खाते हैं। या फिर स्प्राउट्स हो गए, अंकुरित अन्न, वो खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि शरीर अंदर से बड़ा अच्छा स्वस्थ रहता है। तो आपने जो पूछा कि क्या खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए, उसका उत्तर ये है, कैसे खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए कि देखिए, अब इसमें फिर हम थोड़ा अध्यात्म में जाएंगे या हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें जाएंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो अगर हम युक्ताहार, युक्त यानी उपयुक्त अगर आहार करेंगे और युक्ताहार विहारस्य, युक्त विहार करेंगे यानी हमारा आचरण अगर अच्छा होगा, युक्ताहार और युक्त विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु यानी सारी जो हमारी चेष्टा है या कर्म है वो उपयुक्त। उपयुक्त यानी क्या, स्वार्थ के लिए उपयुक्त नहीं, सबके लिए, सबका जिसमें उद्धार हो सके या सबके लिए जो अच्छी होगी बात वही हम करें। केवल हमारे लिए अच्छी होगी लेकिन दूसरों के लिए अच्छी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं करेंगे। जो निस्वार्थ भावना से जो कर्म किया जाता है या जो कुछ भी चेष्टा की जाती है वो करने की अपेक्षा है हमारे से। ठीक है, ऐसा अगर होगा तो वो आदमी योगी की तरह रहेगा और दुख, हाँ मतलब उसका दुख निवारण हो जाएगा, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। एक जगह पे कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी पत्र, पत्ते यानी लीव्स, पुष्प यानी फूल, यानी फूल गोभी का भी फूल, फलम यानी कोई भी फल, और तोयम यानी पानी, ये 4 वस्तुएं जो हैं वो भगवान को पसंद है। और भगवान जो है वो हमारे शरीर में ही है, हमारा शरीर उसी ने बनाया हुआ है। क्योंकि हम जब अन्न खाते हैं तो वो कहते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर, और जो खाने वाला है वो ब्रह्म है, खाया गया है वो ब्रह्म है, जो पचा रहा है वो ब्रह्म है, जो भोग भोग रहा है वो भी ब्रह्म है। आगे जाकर के 15वें अध्याय में कहते हैं भगवान, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। उससे भी पहले कहते हैं कि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ, गाम आविश्य, मैं आया हूँ इसके अंदर, और सारे जीवों को मैंने धारण किया है। हर जो जीव है, एवरी लिविंग एंटिटी इज एनिमेटेड बाय द सेम डिवाइन प्रिंसिपल। उसके बाद वो कहता है कि जो सोमरस है चंद्रमा में, उस सोमरस से मैं वनस्पति की पुष्टि करता हूँ। वनस्पति को उन्होंने औषधि कहा है, यानी अन्न को औषधि का रूप दिया है, औषधि का नाम दिया है। उष्णामि चौषधि सर्वा, उनका मैं पोषण करता हूँ। सोमो भूतवा रसात्मका, सोमरस जो है यानी चंद्रमा की जो शीतलता है, उससे ये जो वृक्ष होते हैं या फल होते हैं या सब्जियां होती हैं ये उगती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो परमात्मा की शक्ति है वो इस अन्न में आती है। और फिर क्या करता है वो परमात्मा, बोलता है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, सारे प्राणियों को उनके अंदर मैं वैश्वानर रूप में उनको आधार देता हूँ और उनमें मैं आश्रित रहता हूँ या वो मेरे में आश्रित हैं। और उसके बाद में पचाम्यन्नम चतुर्विधम,
बोलता है मैं सारे अन्न का पचन करता हूँ, 4 प्रकार के अन्न का पचन मैं करता हूँ। तो पचन की जो शक्ति है, या उसको वैश्वानर जो कहा गया है, उसको हम कहेंगे डाइजेस्टिव फायर। दैट डाइजेस्टिव फायर इज कॉमन इन ऑल organisms, starting from a single celled organism like E. coli all the way to you and me. जो ई कोलाई के अंदर जो रिएक्शन होती है ना, ग्लूकोज से लेके कार्बन डाइऑक्साइड तक जाने की, पहले कहते हैं ईएमपी पाथवे होता है एक। तो ईएमपी पाथवे में क्या होता है कि ग्लूकोज गोज डाउन टू पायरुविक एसिड, और फिर टीसीए साइकिल होता है, वहां से पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दिस रिएक्शन हैपेंस टू बी कॉमन इन ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, इंक्लूडिंग द सिंगल सेल्ड ई कोलाई एंड ह्यूमन बींग्स। वो है वैश्वानर, वो है डाइजेस्टिव फायर that digests the food we eat and that creates energy. That energy animates us. So that energy is common to all of us. ये जो परमात्मा है, ये हमारा सबका कॉमन एक पिता है, एकमेव। और जो हमारा शरीर बना हुआ है, ये शरीर बना हुआ है प्रकृति से, पंचमहाभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये जो पंचमहाभूत हैं, ये सारे प्रकृति में आते हैं। ये प्रकृति से हमारा शरीर बना है, और हमारे अंदर जो जीवन है, जीवन, वो कॉमन है। वो जीवन हमारा पिता है। हम इंडिविजुअल जीव हैं ऐसा हमें जागृतावस्था में लगता है, लेकिन हम एक ही जीवन की अभिव्यक्ति हैं। हम व्यक्ति लग रहे हैं, लेकिन हम हैं अभिव्यक्ति। ये अगर हमें समझ में आएगा तो हमको फिर पता चलेगा कि किस वृत्ति से खाना खाना है। तो फिर हम इस प्रकार से खाना खाएंगे कि इस अन्न से मेरे शरीर का पालन पोषण हो रहा है, और मैं उतना ही अन्न ग्रहण करूंगा, भक्ति भाव से करूंगा, ये सोच करके करूंगा कि ये परमात्मा का प्रसाद है, और उतना ही अन्न खाऊंगा। ठीक है? तो क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, भूख लगेगी तब खाना, और कितना खाना, पहली डकार आने तक खाना। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर हमको इस तरह से हम अगर चिंतन करेंगे तो हमारे अनुभव में ही मिल जाते हैं। तो ये है आपके प्रश्न का उत्तर। तो ठीक लगा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये बहुत बढ़िया लगा है, बहुत ही सारगर्भित और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है जो एकदम समझ में आया। या मैं एक प्रश्न पूछूं कि ये हमारे गट के माइक्रोबायोम को हेल्दी करने के लिए या रिप्लेनिश करने के लिए भारत में एक ट्रेडिशन रहा है फर्मेंटेड फूड्स का। लाइक ये अभी जो गाजर आती है तो उसकी कांजी डालते हैं, तो उसको पानी को पीते हैं, वो 2-3 दिन में फर्मेंट हो जाता है, एंड इट इज सेड द हेल्दी बैक्टीरिया आर there in that water, and they establish a good friendly microbiome inside your intestine. What is your comment on the fermented foods? चलिए, तो फर्मेंटेड फूड के बारे में मेरा विचार ऐसा है कि ये फर्मेंटेड फूड किसी और माइक्रोबियल स्पीशीज के अंदर से पहले प्रोसेस हो रहा है। ठीक है? फर्मेंटेशन का क्या अर्थ हो गया कि सम माइक्रोबियल एक्शन इज हैपनिंग ऑन सम फूड, राइट? तब जाकर के जो वस्तु बनेगी, जो बचेगी, वो फर्मेंटेड फूड हो गई। जैसे हमने इडली डोसा का जो बैटर होता है ना, उसको भी ऐसे ही करते हैं ना। चावल और उड़द की दाल जो होती है, उसको हम भिगो करके रखते हैं, फिर उसको पीस करके फिर गरम टेम्परेचर पे अगर रखेंगे, हमारे यहाँ हम अवन में रखते हैं, तो फिर वो फर्मेंट होता है। तो ठीक है, मतलब वो अच्छा होता है, जिनको हजम होता है उन्होंने खाना चाहिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा जो अपना विचार है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो अन्न ग्रहण करना है, जो हमारे लिए उपयुक्त है, उसको प्रकृति में जिस तरह से वो बन रहा है, उसी तरह से अगर हम खाते हैं तो हमारे लिए वो अधिक उपयुक्त है। जब हम फर्मेंटेड खाते हैं ना, तो उसमें से हमारे शरीर में म्यूकस ज़्यादा क्रिएट होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो मैं कभी कभी खा लेता हूँ, जैसे कभी आजकल तो मतलब पिछले कई महीनों से, मैं तो कहूँगा 2-3 सालों में मैंने ऐसा फर्मेंटेड कुछ खाया नहीं। फर्मेंटेड एक ही वस्तु खाने लायक होती है, जो दही या छाछ होते हैं, वो खा सकते हैं आप। तो वो आपके लिए ठीक है, लेकिन उसका भी मुझे, देखिए, मुझे पर्सनली जो है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर मैं खाता हूँ तो मुझे म्यूकस होता है, इसलिए मैं डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करता हूँ। एक ही डेयरी प्रोडक्ट मैं खाता हूँ, और वो है घी। उसको भी मैं औषधि के रूप में थोड़ा थोड़ा खाता हूँ कभी कभी। और घी भी खाना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जिनको नहीं खाना है बिल्कुल, तो वो कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, खोपरे का तेल।
नारियल का तेल, क्योंकि उसमें भी वही सारे तत्व हैं जो घी में होते हैं, और घी खाना ही चाहिए, ऐसा कोई आग्रह नहीं है किसी के ऊपर। और मैं भी कई दिन तक घी ना खा करके भी रह सकता हूँ, रहा भी हूँ, और मुझे ऐसी कोई उसमें आसक्ति नहीं है कि वो होना ही चाहिए करके। है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो जो फर्मेंटेड फूड है वो हमने अवॉइड करना चाहिए, और मैं अवॉइड करता हूँ। पर अगर आपको वो सूटेबल है, हजम हो सकता है, उसमें भी नियम वही है। देखो जनरली क्या होता है कि जो खट्टी चीज़ होती है ना, या नमकीन चीज़ होती है, उसको आवश्यकता से अधिक खाई जाती है वो वस्तु। हमको खाने को अच्छा लगता है तो हम जितना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम हमारा जो अन्न है वो जितना अधिक प्राकृतिक हो, जैसा प्रकृति में बना हुआ है वैसा ही उस पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया न करते हुए अगर खाएंगे तो अच्छा है। देखिए उसमें समय की भी बचत होती है ना। अगर हम जैसा कहते हैं कि आप फल खाइए या फिर सब्जियां खाइए या फिर भिगोए हुए दाने खाइए या बीज खाइए, तो उसमें समय की कितनी बचत होती है बताइए। अभी जैसे काम करने का क्या है कि केवल हमको वो बीज जो है वो रात को भिगो करके रखने पड़ते हैं, अपने आप भीग जाते हैं, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको खा लेते हैं ऐसे ही। तो सब्जियां फल जो होते हैं वो काटना पड़ता है, तो काट करके सजा करके रखेंगे तो उसमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आपके हाथ में छुरी है, आप बैठे हैं और काट के खा रहे हैं, तो उसमें क्या प्रयत्न है। या बिना छुरी के ही खा लो, चलो ऐसे ही चबा करके खा लो, वो भी चलता है। तो इसमें कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता है, ये सहज हो जाता है हमारा जीवन, लाइफ बिकम सिंपलर। सो आई हैव फाउंड आउट दैट देर आर मेनी एडवांटेज ऑफ ईटिंग मोस्टली नेचुरल और रॉ फूड। एक तो हमारा जो समय इसमें व्यतीत होता है ना वो नहीं होता है। You don't have to spend time on cooking, and you obviously don't have to spend time on cleaning the dishes। आजकल देखिए पिछले 6 7 8 महीनों से ये कोविड के चक्कर में हमारे घर में काम वाली बाई नहीं आ रही। हमारे यहाँ तो अमेरिका में तो ऐसे भी नहीं आती है। हमारे यहाँ पिछले 20 सालों से कोई बाई वगैरह आती नहीं है, कोई हम हमारी मदद करने के लिए आता नहीं है, हमारे सारे काम हम ही करते हैं। लेकिन बर्तन घसने की आवश्यकता नहीं होती, आप उसको रिंस करके रख दो तो बहुत हो जाता है। लेकिन मेरा आग्रह जो है ना, ये मेरा आग्रह मेरे परिवार के सदस्यों पर भी नहीं है। मैं केवल ये मेरी आहार शुद्धि के लिए, मेरी देह शुद्धि के लिए, मेरी चित्त शुद्धि के लिए ये सब मैं करता हूँ। लेकिन ऐसा सभी ने करना चाहिए ऐसा मैं आग्रह नहीं करता हूँ। तो हमारे यहाँ खाना बनता है। माई वाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल वंडरफुल कुक। हमारी जो पत्नी है अतिशय अत्यंत रुचिकर या स्वादिष्ट भोजन बनाती है। और हमारे यहाँ सारे जो महाराष्ट्रियन जो डेलिकेसीज होते हैं, आपको सबको पता है, हमारे यहाँ पूरन पोली बनती है, श्रीखंड बनता है, सारी की सारी जो टिपिकल महाराष्ट्रियन चीज़ें होती हैं वो सारी बनती हैं और वो बहुत अच्छी बनती हैं। और जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं है, उन्होंने अगर हमारे घर में आकर के खाई वो चीज़ें, तो फिर उनको पता चलेगा कि उसका असली स्वाद क्या होता है। तो वो हमारे घर में बनता है, और मैं प्रसाद के तौर पर अगर हमारे यहाँ कभी पूजा वूजा हो गई तो फिर मैं खा लेता हूँ उसको, ऐसा नहीं कि नहीं खाता हूँ। पर as I said, 95%, 95 to 100% of my food mostly is fruits and nuts। वो मैं खाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और उससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, अंदर से भी अच्छा लगता है। देर इज अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस फ्रॉम विद इन विच इज इनडिस्क्राइबेबल। यानी आप सुबह जब उठते हो ना, तब आपको ब्रश करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि द माउथ इज क्लीन ऑलरेडी। देर इज नो बैड स्मेल, देर इज नो लेयर ऑन द टंग एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं होता। इट फील्स वेरी फ्रेश। या आंखों में से जो ये निकलता है ना वो नहीं निकलता है, कानों में से मैल नहीं निकलता है, दुर्गंधी नहीं है, डिओडराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। स्किन ऐसे ही ग्लो करते हैं, इतना अच्छा लगता है अंदर से। तो ये है इसका रहस्य। ये तो बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने। अगर आपके पास और थोड़ा समय हो तो मैं एक दो चीजें और पूछ लूं। पूछिए ना, अवश्य पूछिए। तो सिर्फ दो बातें, मैं दो प्रश्न रखता हूं। पहला पूछिए। प्रश्न तो ये है कि आपने दूध और उसका दही और छाछ के बारे में बात की। तो अगर हम वीगन हैं, वीगन माने हम एनिमल मिल्क नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आजकल आजकल क्या है, वो प्लांट बेस्ड मिल्क बना लेते हैं।
प्लांट बेस्ड उसका कर्ड बना लेते हैं, जैसे राइस और राइस एंड क्या पीनट्स, उसका कर्ड बना लेते हैं, बहुत बढ़िया बनता है, या एलमंड का मिल्क बना लेते हैं, तो उसमें कोई हानि तो नहीं है? देखिए, मेरा जो विचार है मैं बताता हूँ आपको, वो अगर आप खाएंगे और उसको पचा सकते हैं, हजम कर सकते हो, आप खाइए, मैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा फ्रॉम प्रोसेस एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, आप वो बादाम जो होते हैं ना, उसको रात को भिगो करके सुबह ऐसे ही चबा करके खा लो, उसको इतना सारा प्रोसेस करने की क्या आवश्यकता है। और जो पीनट्स है उसका भी वही है, रात को आप भिगो करके रख देंगे मूंगफली के दाने, और सुबह चबा करके खा लिए। उसको जब प्रोसेस होता है ना, देखिए लाइव food, as soon as it gets crushed, whether it gets crushed in our mouth or in an industrial process, it does not remain life anymore. यानी उसका उसमें जो प्राण शक्ति हो गई, प्राण शक्ति यानी रीजनरेशन की कैपेसिटी थी, वो खत्म हो गई। ठीक है, तो जिस समय ये उसमें से प्राण निकल जाते हैं, उसमें उसी समय से, उसी क्षण से वो वस्तु डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने मूंगफली ले ली या फिर राइस ले लिया, उसको प्रोसेस किया फैक्ट्री में, तो जिस समय उसको प्रोसेस किया उस समय उसका जो उसमें से प्राण निकल गए, लाइफ फोर्स विद इन दैट मटीरियल डिसअपियर। तब से लेकर के जब तक वो आपके शरीर में जाता है, तब तक उसमें कुछ नहीं बचता है। यानी जो जा रहा है शरीर के अंदर, उसमें सत्व कुछ नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा मैं बताता हूँ फ्रॉम ए मेटाबॉलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, हम जो लाइव वस्तु खाते हैं ना, उसके अंदर देखिए एवरी लाइव सेल हैज ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम्स विद इन द सेल्स। ठीक है, मतलब प्रत्येक हर एक सेल के अंदर जो फूड वैल्यू होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, वो उसी सेल में मौजूद होते हैं नॉर्मली। तो हम जब लाइव अन्न खाते हैं ना, तो उस अन्न को पचाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, वो हमको सिंथेसाइज नहीं करने पड़ते अपने अंदर से। तो वो डाइजेशन प्रोसेस बड़ा एफिशिएंट और बड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आप फल खाएंगे तो 2-3 घंटे में पूरे हजम हो जाते हैं वो। ठीक है, बाद में अपने को मस्त हल्का लगता है। लेकिन अगर आप ऐसा अन्न खाएंगे जिसमें ऐसे एंजाइम्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग पहले हो चुका है, तो वो एंजाइम्स फिर काम नहीं करेंगे ना। तो और जैसे हमने पका लिया उसको, फिर तो एंजाइम्स गए ही गए, इन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एनी मटेरियल बियॉन्ड, आई वुड से अबाउट 110 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या फिर 45 डिग्री सेल्सियस, 40-45 डिग्री सेल्सियस के आगे अगर कोई भी वस्तु को गर्म किया, तो उसके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। फिर क्या हुआ कि उसमें अगर आप वो प्रोटीन का अगर टेस्ट करेंगे ना, तो द प्रोटीन कंटेंट ऑफ रॉ दाल एंड कुक्ड दाल will be the same. Okay, because the protein test will only analyze the amount of amino acids that are analyzed at the end of the reaction. ठीक है ना, तो उसका जो बॉटम लाइन होगा वो सेम होगा, लेकिन द वे दैट मटेरियल इंटीग्रेट्स विद इन आवर सिस्टम चेंजेस कंप्लीटली। किस तरह से वो हमारे शरीर में ग्रहण होगा, इसकी प्रक्रिया भिन्न होती है। उसको हमको पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर से एंजाइम सिक्रीट करने होते हैं और सिंथेसाइज करने होते हैं, तो उसके लिए हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो नेचुरल रॉ जब आप खाते हो तो बड़ा एफिशिएंट होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को कष्ट ही नहीं होता है। यानी आप समझिए कि कोयले की अंगीठी आप जलाएंगे, उसमें से जो ऊर्जा मिलेगी और राख बचेगी, या फिर एविएशन फ्यूल से जो हवाई जहाज उड़ता है, वो दोनों फ्यूल ही है। लेकिन एक फ्यूल में देयर इज अ लॉट ऑफ रेसिड्यू, दूसरे फ्यूल में देयर इज नो रेसिड्यू। या फिर आप कपूर ले लिए, कर्पूर, जो हम आरती में चढ़ाते हैं ना शिव जी को, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये आरती करते हैं ना शिव जी की हम। तो ये कर्पूर जो होता है ना, वो उसको अगर आप तीली लगाएंगे तो ऐसा सब पूरा उड़ जाता है, नीचे कुछ बचता ही नहीं। तो ये जो प्राकृतिक अन्न हम खाते हैं, जो प्रकृति ने हमारे तैयार किया है, बनाया है, वो उस तरह का अन्न है, उसमें से ज़्यादा राख नहीं बचती है। और बाकी हम जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, पका पकाया, और हम वो भेल खा रहे हैं और चाट खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो उसमें से राख बहुत बचती है, उसमें से ऊर्जा बहुत कम मिलती है और राख बहुत ज़्यादा बचती है। उसको हमको फेंक देना होता है हमारे शरीर को। यानी फिर क्या हो गया, हमारा शरीर जो हो गया वो गोबर मैन्युफैक्चरिंग मशीन हो गया। उसको नहीं करना है ऐसा। अगर हम उसको अच्छी तरह से चलाएंगे और ये प्रोसेस्ड फूड अगर नहीं खाएंगे, अच्छा वो प्रोसेस किसने किया है, किस
मनस्थिति से किया है, किस उद्देश्य से किया है, उसके सारे जो मोटिव्स होते हैं ना, वो भी उस अन्न में आ जाते हैं। बिल्कुल करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अन्न हमारे पास प्रॉफिट मोटिव से आता है, तैयार किया हुआ अन्न बहुत बुरा होता है। यानी अगर आप अनाज लाएँगे, जैसे गेहूँ, चावल या फिर फल-फूल वगैरह, वो सब लाएँगे तो उसमें किसी ने प्रोसेस किया नहीं होता है, प्रोसेस सारा परमात्मा ने किया होता है। तो परमात्मा सबके लिए समान है, उसकी सबके ऊपर उतनी ही कृपा है। यानी वो हमारी जो पापी मनुष्य है, उसके ऊपर भी परमात्मा की कृपा है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कृपा नहीं है। वो पापी मनुष्य जीवित है, वो जीवित रहने में भी परमात्मा की कृपा है, ठीक है? तो जो सूर्य होता है ना, वो सूर्य जो शरीफ आदमी होता है, उस पर भी उतनी ही रोशनी डालते हैं और जो बदमाश होता है, उसके ऊपर भी उतनी ही रोशनी डालते हैं। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। तो ऐसा है कि किस दृष्टि से या किस मोटिव से हमने उस अन्न को प्रोसेस किया, वो सारा मोटिव जो होता है, वो अन्न में डाउनलोड हो जाता है। तो जैसे माँ के हाथ की जो रसोई होती है ना, वो हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि माँ प्यार से, प्रेम से बनाती है वो रसोई। तब जाकर के उससे हमारा जो पोषण होता है, वो बड़े अच्छी तरह से होता है, ना कि जो होटल से आता है खाना उससे, उससे नहीं होता है। और उससे भी आगे की जो रसोई है, हुँ, होटल की रसोई से पेट तो भरेगा, लेकिन पेट खराब भी होगा। माँ की रसोई से पेट भर जाएगा, पेट खराब नहीं होगा, लेकिन हम ज़्यादा खा लेंगे। लेकिन जो परमात्मा की रसोई है, उससे ना पेट खराब होगा, ना हम ज़्यादा खाएँगे, ना हमारी तबीयत बिगड़ेगी। तो ये परमात्मा की रसोई से अगर हम खाना शुरू करेंगे, तो फिर हमें कभी किसी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये मेरा ही नहीं, अनेकों ऋषियों का अनुभव है, अनेकों महात्माओं का अनुभव है, योगियों का अनुभव है। मैं तो साधारण बच्चा हूँ इन सब लोगों के सामने। मैं केवल प्रयत्न करता हूँ और मुझे जितना समझ में आता है उतना मैं बताता हूँ लोगों को कि देखिए भई, ये मेरा अनुभव है, मैंने पुस्तक में नहीं पढ़ा है। मैंने सुना है लोगों से, मैंने देखा है, मेरा अपना अनुभव है। जब तक मेरे अनुभव में नहीं आता है, तब तक मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को ना बताऊँ। तो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, ये सारा मेरे अनुभव में जो सिद्ध हुआ है, वही बताया केवल। तो ये है आपके प्रश्न का उत्तर। किया क्या मैंने? अभी तो मैं प्रश्न भी भूल गया, उत्तर देते-देते। एकदम बहुत बढ़िया, बहुत इलेबोरेट, बहुत ही मतलब क्लियर कट एक्सप्लेनेशन था इसका, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ, आपने कहा कि जो अगर आप इस तरह का नेचुरल फूड खाएंगे तो कोई बीमारी मारी नहीं पड़ेगी। तो क्या ऐसा भी आपका अनुभव है कि जो इस तरह का फूड खाएंगे तो कोई बीमारी है वो रिवर्स भी हो जाए? होनी चाहिए, सवाल ही नहीं आता है। क्योंकि देखो, प्रकृति ने हमारा जो शरीर है, वो एक संतुलित सिस्टम के रूप में तैयार किया है, ठीक है? और उसमें जो असंतुलन है, वो हम हमारे असंतुलित मन के कारण तैयार करते हैं, ठीक है ना? तो हमारा मन क्यों असंतुलित होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे, अगर आपको समय है तो। तो हमारा मन असंतुलित क्यों समय होता है? समय इज नो प्रॉब्लम, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, हमारा मन जो है वो असंतुलित क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में अनेक प्रकार की मान्यताएँ होती हैं। हमारी जो पहली मान्यता है कि ये देह मैं हूँ, तो मैंने क्या किया कि ये देह की जो सीमा है, मतलब द लिमिट ऑफ माय बॉडी, आई हैव अज्यूम्ड, मैंने ऐसा मान लिया कि इस लिमिट के अंदर मैं हूँ, इस शरीर के अंदर मैं हूँ और शरीर के बाहर जो है वो मैं नहीं हूँ। तो यानी आत्मा और अनात्मा, ये दो भेद मैंने मेरे मन में निर्माण किए। ये जो भेद है, ये भेद वास्तविक है या नहीं है, इस पर मैंने कभी विचार किया ही नहीं। आम आदमी करता ही नहीं, मैंने भी नहीं किया था। पर जब मैंने इस पर विचार करना शुरू किया, तब मुझे ऐसा पता चला कि ये जो मान्यता है, ये देह मेरा है या देह मैं हूँ, इस देह के अंदर मैं हूँ और बाहर जगत है, ये जो मान्यता है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, मैंने ये देह मैं हूँ ऐसा मान लिया, पर ये देह बदलता बदलता रहता है हमेशा। जैसे जब से माँ के गर्भ में एक एक वस्तु थी, वन सेल,
वहां से इस शरीर की यात्रा शुरू हुई, ऐसा है ना। तो उस क्षण से तो आज तक प्रति क्षण ये देह बदल रहा है, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का बदलाव, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का चेंज अनुभव ही नहीं हो रहा है। यानी जैसे मैं जब बचपन में एक बच्चा था, प्राइमरी स्कूल में जाता था, फिर मैं मिडिल स्कूल में गया, हाई स्कूल में गया, कॉलेज में गया, फिर यहाँ पे आके पीएचडी किया अमेरिका में, फिर मेरी शादी हुई, 2 बच्चे हुए और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस सारी यात्रा में मेरे होने की जो एक मेरी अवेयरनेस है, हुँ? उस अनुभव में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। माय अवेयरनेस ऑफ हू आई एम और व्हाट आई एम, और माय अवेयरनेस आई एम, द अवेयरनेस ऑफ बीइंग हैज नॉट चेंज्ड, इट डजंट चेंज। दैट इज आवर इसेंशियल नेचर। ये है मैं, ये हूँ असली मैं, लेकिन मैंने अपने आप को देह मान लिया। ठीक है, तो ये देह तो तैयार हुआ है पृथ्वी से, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों तत्वों से। सो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स दैट हैव ऑलवेज बीन ऑन द प्लैनेट। जैसे अगर आप एलिमेंटल लेवल पर देखेंगे बॉडी को, तो मेरे बॉडी के अंदर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारा पीरियोडिक टेबल पूरा ले लो। सारे के सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मेरे अंदर जो हैं आज, वो सारे के सारे इस पृथ्वी पर अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। ठीक है ना, ये मेरे थोड़ी है, मैंने तो पृथ्वी से लिए हैं कुछ दिनों के लिए। यानी अगर मैं 80 साल जीता हूँ या 100 साल जीता हूँ या 1000 साल जीता हूँ, फिर भी ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मैंने तैयार नहीं किए, ये यही थे, मैंने इनको केवल उठाया है वहां से और इनको रीऑर्गेनाइज किया है, और फिर वो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये जो तैयार हुआ, उसको मैंने बोला कि ये विक्रम है। लेकिन ये है, दिस इज अ पीस ऑफ द अर्थ। सो व्हेन दिस मटेरियल हैपेंस टू बी इन द अर्थ, तब मैं उसको मिट्टी बोलता हूँ। और जब उसी का रूपांतर ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हो जाता है किसी और वस्तु में, तो उसी वस्तु को, इसी मिट्टी को मैं अन्न कहता हूँ। देखिए कि ये जो मैं केला खाता हूँ, या फिर मैं ये बिही खाता हूँ, या अमरूद खाता हूँ, या अनार खाता हूँ, उसके अंदर जो वस्तु है, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो तो पृथ्वी में थे ना। तो जब तक वो पृथ्वी में थे तब उसको मैंने मिट्टी कहा, बाद में उसी मिट्टी को मैंने अन्न कहा, और उसी मिट्टी को जब वो मिट्टी यहाँ चली गई तो उस मिट्टी को मैंने विक्रम कहा। तो यानी ये है हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ। तो हमने जो बात की थी पिछली बार, उसमें ऐसा है कि शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो हर एक जीव का शरीर प्रकृति से ही बना हुआ है। इसलिए हम प्रकृति को हमारी माँ कहते हैं, भू माता कहते हैं, मदर अर्थ कहते हैं। और जो हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, हमारे अंदर जो जीवन है, जीवन, वो जीवन वो सामान्य है, सब में एक ही है। वो जीवन हमारा सबका एक ही पिता है, परमात्मा है। तो इस नाते से हर जीव, यानी मैं और आप नहीं, केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य और प्राणी नहीं, प्राणी और पक्षी नहीं, सारे के सारे जीव इंक्लूडिंग द इक्वल है। मेरे अंदर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि हम सब के माता पिता एक ही हैं। तो मटीरियली स्पीकिंग वी कैन से दैट वी आर ब्रेदरन, वी आर सिबलिंग्स। लेकिन उसके अंदर आप जब जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। दे आर बेसिकली एनर्जी पार्टिकल्स विच आर मूविंग अराउंड। और वो भी पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी एंड द स्पेस इज ह्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एटम का स्ट्रक्चर देखोगे या फिर सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर देखोगे, इट्स वेरी सिमिलर। यानी सोलर सिस्टम में देखेंगे कि सूर्य सबसे बीच में है और बाकी सारे ग्रह जो हैं उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे उसके सारी सूर्य मालिका को थोड़ा दूर जाकर के, तो क्या दिखेगा? ये दिखेगा ना चित्र, कि बीच में सूर्य है और ये 9 ग्रह जो हैं उसके ऊपर घूम रहे हैं। अरे लेकिन जो 99.9999% स्पेस है, आकाश, उसको हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो ये सारा जो क्रिएशन है, ये सारी जो सृष्टि है, उसके अंदर आकाश तत्व ही सबसे अधिक है, और बाकी जो तत्व है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। और जो हमारा स्वरूप है या हमारा इसेंशियल नेचर है, वो इसी आकाश तत्व के जैसा है। इट इज ऑल एनकम्पासिंग, देयर इज नो चेंज। इन आकाश में कभी कोई चेंज नहीं होता है। उसके अंदर कहीं बहुत हवा चल रही हो, या फिर आग लग गई हो, या फिर फ्लडिंग हो गया हो, बाढ़ आ गई हो, उससे आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता।
इसी तरह से हमारा जो स्वरूप है वो भी आकाश स्वरूप है, उसको हम चिदाकाश कहते हैं। वो चिदाकाश में अगर हम फोकस्ड हो जाएं और अवेयर हो जाएं उसके बारे में और उसी में रहें हमेशा, तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर जो सारे परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को हम देखेंगे लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा कि सुख के प्रसंग आएंगे, दुख के प्रसंग आएंगे, लेकिन हम दोनों में समान रूप से रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितधीर मुनिरुच्यते। जो स्थितधीर मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है वो कैसा रहता है? दुखेशु अनुद्विग्न मनः, यानी दुख के प्रसंग आते हैं लेकिन वो दुखी नहीं होता। सुख के प्रसंग आते हैं लेकिन वो सुख से ऐसा भूले नहीं समाज, मतलब वो आसमान पे नहीं चढ़ जाते। वीतराग भय क्रोधा, यानी राग भय और क्रोध इन तीनों के परे चला गया वो, उसको स्थितधीर मुनिरुच्यते कहते हैं। तो ये जो मेरी मान्यता है कि ये मैं देह हूं, ये गलत है, ठीक है। और दूसरी जो मान्यता है कि मैं जीव हूं, अलग हूं, आपसे अलग हूं, ये भी गलत है। क्योंकि अभी आप मेरे से अलग लग रहे हैं मेरे को, लेकिन जब हम सो जाते हैं फिर क्या होता है? गहरी नींद में आप और मैं एक ही होते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ डीप स्लीप ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज एग्जैक्टली द सेम। इन दैट एक्सपीरियंस we are very happy, we are very joyful, we are blissful, because there is no sense of otherness and there is no sense of incompleteness। ठीक है। जब तक मैं अपने आप को देह मानता हूं तब तक मैं अपने आप को सीमित मानता हूं, यानी आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी लिमिटेड, ठीक है। और जब तक मैं अपने आप को जीव मानता हूं तब तक मैं अपने आप को परिच्छिन्न मानता हूं, यानी आई देयर इज अ सेंस ऑफ सेपरेटनेस। So as long as there is a sense of inadequacy or limitedness, and as long as there is a sense of separateness, only under those conditions there is a desire to become complete। Okay? मेरे मन में जो इच्छा होती है ना, वो मुझसे अलग मैंने जिस वस्तु को मान लिया है उसी की होती है। The desire is always of something else other than myself। इसको अनात्म कहते हैं वेदांत में। आत्मा और अनात्मा, एक मैंने जो अपने आप के बारे में whatever I have assumed or understood within the definition of I or myself, ठीक है, उसके बारे में मेरे मन में कोई इच्छा नहीं होती है। लेकिन whatever I have considered to be outside of the definition of I or my or myself, for that I have a desire, not only desire but also fear, isn't it? मुझे अपने आप से कोई डर नहीं है, लेकिन आपसे डर लगेगा, क्योंकि मैंने आपको मुझसे अलग माना है, तो मुझे डर लगेगा, है ना। तो वीत राग भय क्रोध, राग यानी अट्रैक्शन या आसक्ति या क्रेविंग। तो क्रेविंग दूसरी वस्तु के बारे में होती है, भय यानी फियर भी दूसरी वस्तु के बारे में होता है, और क्रोध यानी एंगर वो भी दूसरी वस्तु के बारे में होता है। मुझे बताइए कि अगर मुझे ये पता चल गया और मेरे मन में ये पक्का बैठ गया और मुझे समझ में आ गया कि आपको मैं अलग देख रहा हूँ, लेकिन जागरूक अवस्था में, केवल जब हम जाग रहे हैं तभी, केवल जागरूक अवस्था में ही हम दोनों अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन मुझे अगर ये पता चल गया कि ठीक है, ये जो प्रतीत हो रहा है वो हो रहा है, होने दो, लेकिन इसेंशियली तत्वतः हम दोनों एक ही हैं, ये अगर मुझे पता चल गया, ये सारी जो सृष्टि है ये मेरे अंदर है, ये सृष्टि मेरे अंदर है और मैं इसके अंदर हूँ। So I am not apart from this universe. The universe is a part of me and I am a part of the universe. When my vision and my understanding and my awareness becomes universal in this manner, then there is no raga bhaya krodha, there is no craving, there is no fear and there is no anger। उसको कहते हैं स्थितधीर मुनिर उच्चते। उसका दिमाग हमेशा ठंडा रहता है, उसका दिमाग खराब ही नहीं होता, ऐसा होता है। और जब होगा कभी मोमेंटरीली, तो फिर ये श्लोक को याद करना, फिर सोचना कि किसको गुस्सा आ रहा है। जिसको गुस्सा आ रहा है वो अपने आप को परिच्छिन्न, अपने आप को यूनिक, अपने आप को अलग मान रहा है। ये मान्यता गलत है। तो पहली मान्यता मैं देह हूँ वो गलत है, दूसरी मान्यता मैं जीव हूँ वो गलत है। इन दोनों के आगे चले गए तो फिर क्या बचा? केवल परमात्मा बचा, आप खत्म हो गए। ये है वेदांत। ये अगर समझ में आ गया ना, तो फिर उसके बाद में हमारे जीवन का जो अनुभव है
और हमारा जो जगत को देखने का जो दृष्टिकोण है वो दोनों बदल जाता है, और फिर हमेशा आदमी मौज में रहता है। ये हमारे स्वामी जी कहते हैं ना, उनका एक ही मंत्र है, मौज में रहो, बी हैप्पी। ऐसा है। ठीक है, एक चीज और पूछें आपसे पूछिए। कि आपने बताया था कि कुछ भी हम ग्राइंड भी कर रहे हैं तो वो भी प्रोसेसिंग है। सवाल ही नहीं तो आता। जैसे सही, हाँ, मतलब वो नेचुरल को थोड़ा तो हम अल्टर कर ही रहे हैं। तो ग्राइंड तो करते ही साथ अब खा लो ना, जैसे हमने स्मूदी बनाई तो स्मूदी बनाते ही हमने खा ली, हम्म, या फिर तो उसमें स्मूदी यही बनाओ, आइडियली ग्राइंड यही करो और खा लो, हम्म, वो है सबसे आइडियल। तो मैं तो हमेशा, माय रिकमेंडेशन इज टू एक्चुअली लुक एट योर फूड, फील योर फूड, टेस्ट योर फूड एंड चू योर फूड। सो यू शुड एक्चुअली फील इट विद ऑल फाइव सेंसेस, तब जाकर के अन्न ग्रहण करना चाहिए आदमी ने। बट स्मूदी बना के तुरंत लेने में कोई हानि नहीं है। नहीं है ना, वो आसान है पचाने में, फिर वो चबाने का जो कष्ट होता है वो बच जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसको मुंह में रखता हूँ कुछ देर के लिए, सो दैट जो सलाइवा होता है ना उसके साथ मिक्स होना चाहिए, तो जब तो चबाओगे आप तो होता ही होगा। हाँ, हाँ, इसी तरह से स्मूदी की तरह से ही बहुत से लोग कोकोनट या नट्स का मिल्क बनाते हैं हाँ, फ्रेश, और हाँ, वो तभी खा ले सकते लेते हैं, हैं, उसमें भी कोई हानि नहीं। हानि नहीं है, खा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट। तो अच्छा, यानी एक चीज और, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। और वो हाँ, देखिए, अगर आप अपने मुंह में उसको प्रोसेस कर सकते हो तो वो सबसे अच्छा वही है, बिल्कुल। और अगर नहीं कर सकते हो या फिर समय नहीं है या कोई किसी भी कारण से ऐसा, में देखिए, देर इज नो फॉर ए एब्सोल्युटली चेंज, राइट एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग, वॉट एवर सूट्स यू यू शुड डू, ऐसा है। हाँ, फॉर ए लेकिन चेंज समवन प्रोसेसिंग कैन देखिए, डू। प्रोसेसिंग कम से कम हो, और प्रोसेसिंग करते ही अगर उसको ग्रहण कर लिया जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है। मैं पकाने के बाद भी खाने में, जैसे 1 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए पकाने के बाद, कोई तो अच्छा दिक्कत लगेगा। नहीं। हाँ। अच्छा, तो एक देखिए, आजकल ना हाँ बहुत बताइए। उसका, मैं पूछूं, आजकल बहुत वीगन का बहुत चलन है। मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स तो मना ही करते हैं खाने के लिए, और उसमें फिर मिल्क को भी, डेयरी को भी इंक्लूड करते हैं। आपके इस बारे में क्या विचार है? मतलब मिल्क इज गुड और बैड, और आई मीन समथिंग लाइक दैट, क्या विचार है? देखिए, मिल्क के बारे में जैसे आपने भी समझाया था कि milk is not necessary for a mammal other than its own mother, of its own mother, for only a short duration of his life। ठीक है, उसके बाद में दूध की आवश्यकता नहीं होती है आदमी को या किसी भी मैमल को। जो हमारे सारे तत्व हैं या सत्व हैं, जो मिनरल्स हैं, वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स वी नीड, वो सारे के सारे प्लांट बेस्ड फूड से मिल सकते हैं हमको। ऐसा नहीं है वो हमको कि दूध पीना ही चाहिए। ठीक है, और दूध अगर हम पी रहे होते हैं किसी प्राणी का, यानी हम गाय का पीते हैं, गाय का ही दूध पीना चाहिए, भैंस का भी पी सकते हैं, लेकिन उसमें देखिए कि जिस प्राणी से वो दूध आ रहा है उसने वो राजी खुशी दिया है कि नहीं, ये महत्व का है। उसमें क्या होता है कि उसकी प्रक्रिया जो होनी चाहिए मैं बताता हूँ, कि अगर हमारे यहाँ गाय है, उसको हमने पाला है, उसकी हम अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, और उसका जो नेचुरल लाइफ साइकिल है उसी को चला रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती, वी आर नॉट मेकिंग हर प्रेग्नेंट अननेसेसरीली मोर टाइम्स देन शी वुड नेचुरली डू, वगैरह वगैरह। उसके बाद में जब उसका बच्चा पहले दूध पी लेता है, उसके बाद में जो बचता है उसको हम अगर निकालेंगे तो उसमें मुझे कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती है, वो हमारे लिए विष नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रक्रिया से अगर दूध नहीं आ रहा है और उसमें अगर प्रॉफिट मोटिव है, यानी जो दूध बेच रहा है वो अधिक लाभ मिले इस दृष्टि से उस दूध का व्यापार कर रहा है, और उसमें वो जो गाय है वो पिस रही है, तो जो वस्तु निकल रही है दूध, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, वो हमारे लिए विष है। इसलिए दुनिया भर में आजकल सब लोग वीगन लाइफस्टाइल की ओर जा रहे हैं, उसका कारण ही यही है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये दूध पीने से हमें लाभ नहीं हानि होती है। इसलिए वीगन होना अच्छा है, आजकल के ज़माने में वीगन होना अच्छा है, लेकिन वीगन होना ही चाहिए ऐसा मैं तो किसी को कोई आग्रह करता नहीं हूँ। अगर आपको दूध पसंद है, आप दूध हजम कर सकते हो, मैं भी कभी कभी दूध के जो होते हैं व्यंजन मैं खा लेता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं उपवास करता हूँ उसके बाद में। कब तक? जब तक मुझे फिर से भूख नहीं लग जाती तब तक, तो फिर वो भी हजम हो जाता है।
यानी जैसा देखिए, अगर सिगड़ी अगर अच्छी तरह से जल रही है ना, तो उसमें कुछ कूड़ा कचरा भी डाल देंगे तो वो भी जल जाएगा, राख हो जाएगा उसकी भी। हम्म। ऐसा होता है। तो हमारे शरीर में जो जठराग्नि है, the digestive fire in my body is good enough, so if I eat some junk every now and then it will get digested properly। इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे पता चलता है कि उससे इतना अच्छा नहीं हुआ है एनर्जी कन्वर्शन। दैट यू अंडरस्टैंड इंटरनली, अंदर से ही समझ में आता है कि ये चीज ना मेरे लिए ठीक नहीं थी। तो फिर जैसा मैंने पहले बताया कि अगर ये पहले नियम का हम पालन करेंगे कि मुझे जब तक भूख नहीं लग रही है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, और पहली डकार आने पर मैं उठ जाऊंगा। तो ये नियम जब मैं हमारे मेरे जीवन में लाता हूँ, तो उसके बाद में ये जो बारीक बारीक नियम है ना, उसके बाद वाले ये सारे अपने आप अपने अंदर प्रकट हो जाते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। तो इसमें जैसे बहुत से व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं या बंधु हैं, बांधव हैं, तो उनको कभी हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई आहार ऐसे होना चाहिए। तो उनमें से एक्चुअली क्या है, वो क्रेविंग, फूड क्रेविंग और वो जो एक कुक्ड फूड का एडिक्शन है, वो मुश्किल से छूटता है लोगों का, जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। करेक्ट। तो क्या उनको हम शुरू में इस तरह का दे सकते हैं ऑप्शन कि तुम 6 दिन ऐसा करो, रॉ फूड खाओ 90%, और 7वें दिन तुम थोड़ा चीटिंग कर लो, चीट डे कर लो। तो क्या इस तरह का शुरू में लोगों को मतलब प्रलोभन समझ लो चेंज होने के लिए, या उनको थोड़ा ये रहे कि भाई चलो संडे को तो मेरी दावत रहेगी, मैं जो चाहूंगा बना के खा लूंगा, कुक फूड। तो आपका इस बारे में क्या थॉट है? चलिए, ये प्रश्न जो है ना, ये मैंने जो पहले मन के ऊपर जो उत्तर दिया था ना, उसी से निगड़ित है ये। तो उस तरह से हम अगर सोचेंगे कि मेरे मन में किसी भी वस्तु की भोग की जो लालसा होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि मैंने उस वस्तु को मुझसे अलग मान लिया है। मैंने वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवेर, वो जो श्लोक है उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है ना? तो मैंने अन्न को मुझसे अलग मान लिया है, इसलिए मुझे उसकी इच्छा होती है, मुझे उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है, उसका भोग करने की इच्छा होती है, और उससे एंजॉयमेंट पाने की इच्छा होती है। ठीक है ना? पर अगर मुझे पता चल गया है कि ये अन्न है पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवेर, तो अन्न जो है मुझसे अलग नहीं है। वो अन्न भी मिट्टी ही है और मैं भी मिट्टी ही हूँ, मेरा शरीर। ठीक है ना? जब ये पता चलेगा कुछ, तो फिर ऐसा समझ में आएगा कि उस मिट्टी को इस मिट्टी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कैसा करना चाहिए वो प्रोसेस, वो कॉन्शियसली मैं कर सकता हूँ। तो ये समझ में आने के लिए पहले तो इतना ही करना चाहिए। देखिए, हमारे साथियों को, हमारे बंधुओं को, हमारे बहनों को हमने यही कहना चाहिए कि भाई आप पहले 1 महीना इतना केवल चलाओ अपने जीवन में कि मैं जब तक मुझे भूख नहीं लग रही है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है? हम्म। तो ये इतनी तो आदत कम से कम लग जाने दो। उसके बाद में इसके बाद की एक एक सीढ़ी हम उनको आगे लेके जाएंगे। है ना? तो हम्म। हमने अगर सबको बता दिया है कि अगर मेरे क्लास में आओगे तो तुमको 100% घास फूस ही खाना पड़ेगा, तो फिर तो कोई आएगा ही नहीं मेरे क्लास में। नहीं है। है ना? तो हमको उनको जहां पर अभी वो हैं वहां से धीरे धीरे करके उनका हाथ पकड़ के सही दिशा में ले जाना है। फिर क्या होगा कि फिर वहां जाते जाते उनको ना पता चलेगा कि यार यहाँ तो सीनरी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। मैं जहाँ पे जा रही थी मेरी गाड़ी, उसमें तो सीनरी बड़ी अच्छी, बेकार नहीं, बेकार थी वो, इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी ये रास्ते से मैं जा रहा हूँ तो ये रास्ते में मुझे सीनरी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इसी रास्ते में जाना चाहिए, क्योंकि इसके इसमें आगे जाकर के और भी सीनरी अच्छी हो सकती है। तो ये जब एक्सपीरियंस आता है ना आदमी को, तब जाकर के फिर वो पुराना रास्ता छोड़ देते हैं। तो 1 महीने में हमारे साथ जब लोग जुड़ जाते हैं, तो फिर उनको अंदर से एक अनुभव आता है। तो हम ये 1 महीने में हम किसी को कुछ बेच नहीं रहे हैं, हम किसी को कुछ बेचते नहीं। मेरे पास ना कोई प्रोडक्ट है बेचने के लिए, ना कोई सर्विस है बेचने के लिए। विद इन 1 मंथ वी एक्सपेक्ट योर एक्सपीरियंस टू चेंज। ठीक है? हम्म। तो ये एक्सपीरियंस जब चेंज होता है ना आदमी को, तो फिर उस चेंज्ड एक्सपीरियंस का नशा आने लगता है। ठीक है ना? हम्म। तो जैसे अभी क्या है कि मुझे खाने का नशा है, खाने का व्यसन है मेरा। क्यों? मुझे, क्योंकि मैं बचपन से तो अब तक सब लोगों ने, मतलब मेरी माँ ने, मेरी मौसी ने, मेरी चाची ने, मेरी दादी ने, सबको खिला खिला करके मेरे को यहाँ तक लाया। हम्म। अब हमारे जीवन में परमात्मा की कृपा से कोई आया है जो कह रहा है कि ये खाने से ठीक नहीं रहता है आदमी, उपवास से ठीक रहता है। ठीक है? तो प्रयोग करके देखने में क्या हर्ज है? करो ना।
और नहीं बिल्कुल पसंद तो मत करो। कोई हमारा कोई दुराग्रह नहीं है भाई, आपको अगर पसंद है, आप जहाँ पे हो वहीं रहना चाहते हो, आप अवश्य रहो, तथास्तु। हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमको आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, हमको कोई बिल्कुल ऐतराज नहीं है। आपको जहाँ रहना है आप वहाँ रहो, लिव एंड लेट लिव। जब आपको ऐसा पता चलेगा कि यहाँ यार सीनरी कोई खास नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आपको ना आप बड़े अच्छे सीनरी में रह रहे हो, ऐसा लग रहा है, तो तब जाके वो पूछेंगे, फिर हम बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? तो देखिए, हम अगर आपसे कहते हैं कि आप हमारे साथ 1 महीना भर हमारे साथ यात्रा पे चलिए, हम्म तो आग्रह कुछ भी नहीं है। आप स्वेच्छा से आ रहे हैं, स्वेच्छा से ही आएंगे, और हम जो नियमों का पालन कर रहे हैं, उन नियमों का पालन 1 महीना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, इस रास्ते में ठीक है, नाउ माय एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज बेटर, देन आई विल बी एनकरेज टू गो ऑन दैट पाथ। यू विल गो, यू विल डू इट योरसेल्फ। तो हम इसको कहते हैं शासन वर्सेस अनुशासन। अगर मैंने आपको कुछ बताया, या आप डॉक्टर हैं, आपके पेशेंट को आपने बताया कि आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, या आपने शासन किया उसके ऊपर, रूल ऑफ लॉ, लेकिन उसने वो अगर समझ लिया और अपने आप से वो कर रहा है, तो फिर उसको कहेंगे अनुशासन। अनुशासन से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, शासन से नहीं होता है। ये तो हमने सारे के सारे प्रयोग करके देख लिया ना। पर अनुशासन से जो परिवर्तन आदमी का होता है अंदर से, वो परमानेंट होता है, वो सस्टेनेबल होता है। इसलिए हम हम्म ये जो हमारे मन की धारणाएं हैं, उनको हम सही करने के दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी कहानी। बहुत बढ़िया। थोड़ा मैं एक लास्ट चीज अब पूछूंगा, वो हाँ, ये है पूछिए। कि संडे वाले दिन जो सेशन रहा, तो उसमें किन्हीं भाई ने या बहन ने पूछा था मेरे को डिप्रेशन है, मैं क्या करूं। तब आपने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया था, मुझे कुछ याद है, कि डिप्रेशन हमें क्यों होती है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन है। हाँ, और फिर यहाँ से आप डिस्कशन ले गए थे आहार शुद्धि, चित्त शुद्धि, सत्व शुद्धि। तो हाँ। क्या जरा सा बताएंगे इस बारे में, ये जो हु एम आई एंड आहार शुद्धि वाला जो सीक्वेंस है आपका, उसको जरा एक बार एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करें, चलिए ठीक है, बताते हैं। देखिए, मैंने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया। आई हैव कंसिडर्ड माई सेल्फ टू बी अपार्ट फ्रॉम द अदर। या सो माई सेल्फ एंड द अदर, ये दो हो गए ना, द्वैत हो गया ये। सो हम्म जैसे अब देखिए कि ये मेरे हाथ में फ़ोन है, ठीक है। ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन है, ये मुझे पता है क्या है, ये हम्म फ़ोन है। हाँ? ये फ़ोन है, ये मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ये फ़ोन नहीं हूँ, ठीक है। यानी इसमें एक अनात्म भाव है कि हम्म दिस इज द फोन, हम्म I know this is the phone, so phone exists and I am the knower who knows that this is the phone, right? हम्म And there is knowledge, yeah, I know this is the phone, ये knowledge हो गया ना। और तीसरा ये है कि this phone is not me, यानी knowledge is of the other। हम्म I am I and the phone is not I, ठीक है। हम्म पर जब हम अपने बारे में सोचते हैं, तो फिर क्या पता चलेगा, दो चीजें हो जाएंगी, पहली दो वाली, कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे हो गया ना, ये फोन है, द फोन एग्जिस्ट, एंड आई नो दैट दिस इज अ फोन, ठीक है। ओके, आई नो दैट आई एम आई, ये भी हो गया। लेकिन जो तीसरी बात है कि आई नो दैट आई एम नॉट द फोन, ऐसा आई नो आई एम नॉट द आई, ऐसा नहीं होता। बराबर है। तो ये जो आई है ना, जो सबको जानता है, सब कुछ जानता है, और जो अपने आप को जानता है, ये है आई, दिस इज व्हाट आई एम। ओके। इसके अलावा जो मैंने अपने बारे में मान लिया है कि मैं ये देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मैं सात्विक हूँ, मैं वीगन हूँ, ये सब बकवास है। अभी आप बताइए, देखिए कि अगर कोई बुरा आदमी है ना, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, गाली गलौज कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तामसिक है, हम कहेंगे तामसिक यानी आध्यात्मिक गाली हो गई, ठीक है। अरे ये तो बड़ा तामसिक है, उसको सुधारा जा सकता है, वो शराब पीना छोड़ देगा, सिगरेट पीना छोड़ दिया, गुंडागर्दी करना छोड़ दिया, बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। वो सुधर सकता है। अच्छा, दूसरा जो है वर्कोहॉलिक है ना, साथ है ना, अच्छी तरह से काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, पर लेकिन बहुत काम कर रहा है, जैसे सुबह 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक काम ही कर रहा है, काम ही कर रहा है। आपने भी किया होगा व्हेन यू आर इन योर 20s 30s 40s वगैरह वगैरह।
अब थोड़ा आप शांत हो गए होंगे, तो जैसे आप शांत हो गए वैसे शांत भी हो सकते हैं। राजसिक जो आदमी होता है, कर्म करने वाला, वो थोड़ा मेडिटेशन करके, थोड़ा समझदारी से थोड़ा शांत हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जो आदमी सुबह जल्दी उठता है, सुबह उठ करके नहा धो करके बैठ करके पूजा पाठ करता है, ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, योगासन करता है, सात्विक अन्न खाता है, केवल 2 बार खाता है, दिन में 16-18 घंटे उपवास करता है और किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचता है, ऐसे आदमी को आप कैसे सुधारोगे? तो ये सात्विक हो गया ना। पर जब तक ये सात्विक आदमी को मैं सात्विक हूँ ऐसा लगता है, तब तक वो सुधरने के परे है, क्योंकि उसमें मैं है ना अभी तक। ये जो मैं की भावना है, इस मैं की भावना को ही तो हटाना है। मैंने जब तक अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया है, तब तक मैं मुक्त नहीं हूँ। मुक्ति करेक्ट। मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति मुझसे चाहिए। देयर इज नो फ्रीडम फॉर आई, द फ्रीडम इज टू बी फ्रॉम आई। मैं फ्रॉम अपने आप से मुक्त होना चाहिए मुझे, तब जाकर के जीवन मुक्ति होती है। और जीवन मुक्ति मुझे नहीं मिलती है। मैं तो जीवन मुक्त ही हूँ, मैंने अपने आप को बंधन में मान लिया है। बंधन जो है ये है मिथ्या, मैं बंधन में हूँ यही तो मिथ्या है, ये मैंने मान लिया है। ये है क्रक्स ऑफ वेदांत, कि मैंने अपने करेक्ट। आप को भिन्न परिचिन्न बंधन में मान लिया है। गलत है, जबकि मैं हूं नहीं। हुई नहीं। यही तो सारी मान्यताएं जो हमारी हैं, उन मान्यताओं को हमने वंस एंड फॉर ऑल ड्रॉप करना है। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ, देखो, आई एम, और उसके बाद में आप लगा देना कि आई एम मैन, आई एम वुमन, आई एम पुअर, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम डिजीज्ड, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। तो ये आई एम के बाद का जो वाक्य है ना, उसको डिलीट करना है पूरी तरह से। तो फिर क्या बचेगा? आई एम, बस। उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि आई एम, मैं अगर हूं तो किसी को बताने की आवश्यकता, हम्म। उसको केवल अनुभव करना है, बोलना नहीं है। तो जब मुझे अपने स्वरूप के बारे में पूरी तरह से अवेयरनेस आ जाता है ना, उसके बाद में बोलती बंद हो जाती है। देयर इज नो रीजन टू टॉक। फिर आदमी रमन महर्षि की तरह हो जाता है। बोलने की आवश्यकता, बोलेंगे किससे? कौन है बोलने के लिए? यहाँ तो केवल मैं ही मैं। ये है अद्वैत। तो इसमें जो आगे आप वो आहार शुद्धि से शुरू होता है, हाँ, वो सीक्वेंस बताइए वो सीक्वेंस कि ऐसा है हमें कि देखिए, अपने को जानना है। चलिए अभी देखिए, आहार शुद्धि का ऐसा है उसमें महत्व, क्योंकि हमारा जो ये सेंस ऑफ अदरनेस है ना, ये परिच्छिन्नता का मेरा जो अनुभव है, हम्म। इसको जो इसमें खाद और पानी डाल रहा है, वो जो मेरा अन्न है वो डाल रहा है। यानी हम्म। द मोर आई एम अटैच्ड टू द फूड आई एम ईटिंग, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस आई एम हैविंग एवरी डे, मेनी टाइम्स अ डे, और उसमें मुझे आनंद आ रहा है। आई एम हम्म। रियली एंजॉइंग ईटिंग, इज इट नॉट? तो हम सब लोगों को देखिए कि हमको जो व्यसन होता है ना, ये शराब सिगरेट उसका नहीं होता है। हम्म। व्यसन जो है वो है अन्न का। तो अन्न का है। अन्न का व्यसन है। तो अन्न का व्यसन अगर हमारा छूट जाएगा, तो क्या करेंगे कि हमको जितनी आवश्यकता है उतना अन्न खाएंगे, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो परिच्छिन्नता का अनुभव है, दिस assumption of otherness, that keeps going down, down and down and down. फिर जो अद्वैत का अनुभव है, ये सारे जो मैंने आपको सिद्धांत बताए, कि ये तो सारे साइंटिफिक थे, ऐसे तो उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो अनसाइंटिफिक है। एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न साइंस। मैं तो हम्म। इंजीनियर हूँ, मैं अमेरिका में पढ़ा भी हूँ, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, और ये सारा प्रयोग किए हैं सारे। और ये मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है आपके जैसा, लेकिन उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, कि हाउ फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द बॉडी, हाउ द बॉडी गेट्स डिजीज्ड, हाउ टू प्रिवेंट डिजीज, ये सारा जो है, ये इसको मैंने पढ़ा भी है और इसका अनुभव किया है। आई डोंट हैव ए डिग्री इन मेडिसिन, बट आई अंडरस्टैंड इनफ अबाउट माई बॉडी टू कीप इट हेल्दी। यानी हम्म। डॉक्टर लोगों से मेरी मित्रता है, आपसे भी बंधुत्व है, लेकिन
आप मेरे डॉक्टर बने और मैं आपका पेशेंट बनूं, ऐसा ना हो तो अच्छा है, मित्र रहेंगे तो अच्छा है। तो इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए, किस तरह से इस शरीर को चलाना चाहिए, इस मन को चलाना चाहिए, ये मैंने सीखा है गुरुओं से। हमारे जो गुरु हैं, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, वो तो किसी को शिष्य नहीं मानते, और वो कहते हैं कि देखिए, आपके मन में जो इच्छा होती है सीखने की, द डीप डिजायर विद इन यू टू लर्न इज योर गुरु। तो जितनी आपके मन में इच्छा तीव्र होगी किसी वस्तु को सीखने की, उस ज्ञान को सिखाने वाला गुरु आपके जीवन में अपने आप आपको ढूंढते हुए आ जाएगा। ऐसा है। तो बाहर का जो गुरु है, वो गुरु अपने मन की जो इच्छा है सीखने की, उसका प्रतिबिंब है। मैंने आपसे कहा था कि जो जगत है ये हमारे मन का प्रतिबिंब होता है। तो उस प्रतिबिंब को अगर मुझे सुधारना है, या उस प्रतिबिंब में मैंने जो कुछ भी तैयार करना है, अब देखिए बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं, कोई कोई जो ऐसा ऐसा हाथ ऐसा करते हैं और हवा में से उस उनके हाथ में कुछ माला वाला आ जाती है या राख आ जाती है, विभूति, और वो दे देते हैं आपको। हो सकता है, ये सारी सारी बातें हो सकती है, लेकिन ये सारी की सारी बातें प्रकृति में होती हैं। और ये संभव है, क्यों नहीं संभव है, सारा संभव है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है आदमी ने। क्योंकि अगर फंसेंगे तो उसी में फंसे रहेंगे फिर, क्योंकि उसमें आनंद आएगा ना। तो पहले मुझे शराब पीने में, सिगरेट पीने में आनंद आता था, उसमें मेरा व्यसन था। बाद में मेरा काम करने में व्यसन आ गया। मेरा पहला तामसिक भोग कर रहा था मैं, तो उसके बाद मैं राजसिक भोग करने लग गया, उसके बाद में मैं सात्विक भोग करने लग गया, तो फिर वे यौगिक आध्यात्मिक भोग हो गया। ये सारे भोग जो हैं, ये इसमें फंसना नहीं है हमने। हमने केवल कंप्लीट फ्रीडम, उसको केवल मैनिफेस्ट करना है, उसको रियलाइज करना है। वो तो है ही हमारा ऑलरेडी, लेकिन हम कई बंधनों में फंसे हुए हैं, या हमें ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। यानी एक भयपाश और एक मोहपाश, ऐसा वेदांत में आता है। जो भयपाश होता है ना, वो पक्षियों को या तोते को पकड़ने की जो तरकीब है, वो कैसी है कि वो जो पकड़ने वाला होता है ना, वो एक डंडा रखता है, डंडे के ऊपर एक ऐसी नली होती है, हाँ, उस नली के ऊपर वो तोता बैठता है, तो फिर वो उल्टा हो जाता है। और फिर उसको क्या लगता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगा, और उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, और वो फिर जो पकड़ने वाला होता है शिकारी, उसको आके आराम से पकड़ के और पिंजरे में डाल देते। ऐसी हमारी कहानी है। हमने इस जगत को सत्य मान करके उसको पकड़ के रखा है, और ऐसा मान लिया है कि इसको अगर छोड़ देंगे तो फिर हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे, और इसके कारण इस जगत ने हमको पकड़ के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है। सो अगर हमको पता चल जाएगा कि हम मुक्त ही हैं, हमारा जो स्वरूप है वो मुक्त ही है, बंधन जो है वो मैंने मान लिया है, बंधन में कोई है नहीं, परमात्मा बंधन में थोड़ी होता है। अगर हम बंधन में हैं ऐसा मानना अगर छोड़ दिया, तो फिर परमात्मा तो है ही, वो तो प्रकट होने लगेगा ना अपने आप। फिर क्या होगा कि ये सारी आहार शुद्धि, ये चित्त शुद्धि, ये बंधु भाव, सर्वधर्म समभाव, या विश्व बंधु भाव, या फिर ये दिस होल यूनिवर्स इज माय फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कम फ्रॉम विद इन अस। इसको पुस्तक में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वेद आपके जीवन से प्रकट होंगे। वेद मेरे अंदर ही है, बाहर थोड़ी है। पिछले 3-4 सालों से मैंने पुस्तक पढ़ना बंद कर दिया है। मुझे अगर कुछ सीखना है तो जिसको वो पता है उससे मैं जाके सीखता हूँ। अगर मैं मुझे आपको मतलब कुछ मेडिकल साइंस में अगर सीखना होगा, तो मैं आप जैसे आदमी को फ़ोन करूँगा और मैं उनसे सीखने का प्रयत्न करूँगा। पुस्तक पढ़ने से मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने अगर बताया तो 1 घंटे में आप जितना मुझे बताओगे और मैंने अगर ग्रहण किया उसको, तो पूरा पुस्तक पढ़ने से अच्छा है कि आपसे बात करूँ। ऐसा है। एकदम सही। श्रवण, वाचन नहीं, श्रवण, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 3 चीज़ हमको करनी है हमारी आध्यात्मिक साधना में। उसमें वाचन कहीं नहीं है, क्योंकि वाचन करेंगे तो कुछ नहीं समझना, वो पहले वो पढ़ना पड़ेगा, उससे फिर मेरे मन में वो जाएगा, फिर उसकी एक इमेजिनेशन तैयार होगी। लेकिन मैं श्रवण अगर कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मेरे दिमाग में घुस रहा है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं उपनिषद, कि जिसको पता है उसके पैरों के पास आकर आप जाकर के बैठो, भक्ति भाव से बैठो, श्रद्धा से बैठो, समर्पण के भाव से बैठो, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। और जब उस भाव से आप बैठोगे तो आपको बिल्कुल इमीडिएटली समझ में आएगा। नॉलेज विल गेट ट्रांसफर्ड इंस्टेंटेनियसली।
ऐसा नहीं है कि मैंने अभी नोट्स निकाले, फिर मैं घर गया, फिर मैं पढ़ाई करूँगा, फिर मेरे को मार्च महीने में जब मैं परीक्षा दूँगा ना तब मेरे को समझ में आएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, एकदम क्विक कॉपी पेस्ट। इंस्टेंटेनियसली समझ में आता है, ऐसा है। तो ये मैं समझता हूँ डॉक्टर गोयल, हमारी जो चर्चा आज हुई वो आपको पसंद आई होगी और मैंने जो बताया बहुत आपको सब सही लगा होगा। बहुत हाँ, बहुत बढ़िया। और मेरे को बहुत समझ में आया और बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल सत्संग हुआ हमारा आज का। बहुत अच्छा है। बहुत तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आप यू एन्जॉय योर इवनिंग बैक होम, और हम लोग फिर यहाँ बहुत। हमारा आगे का कार्यक्रम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात हाँ, करके। नमस्ते। ओके, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू।